हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले हमने भारतीय संविधान के इतिहास का संक्षिप्त विवरण को कवर किया था, वो भी कहानी के माध्यम से। सन 1757 तक 1950 तक की सभी घटनाओं का कहानी के माध्यम से वर्णन किया था, जो काफ़ी सफल साबित हुआ। उसके पश्चात मैंने आपसे कहा था कि हम 300 बेस्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे भारतीय संविधान के, जो एग्ज़ाम के उद्देश्य से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। वो भी जो सेशन बनाया था वो भी काफ़ी सफल साबित होता नज़र आया। तो इस प्रकार से कुछ स्टूडेंट्सों की डिमांड थी कि सर, जिस प्रकार से आपने भारतीय संविधान के इतिहास का संक्षिप्त विवरण बनाया, उसी प्रकार हमें भारतीय इतिहास का भी संक्षिप्त विवरण का वीडियोस चाहिए। तो दोस्तों, उस सेशन को देखते हुए मैंने आपके लिए भारतीय इतिहास का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष रखा है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी थे कि सर आप पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट्स के वीडियो को बनाइए, ताकि हमारे लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं सभी के लिए सफल साबित हो सके। तो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हम बुक से नहीं ज़्यादा पढ़ पाते, उस बुक में कुछ ज़्यादा डिटेल्स में लिखा होता है तो हमारे नींद आने लगती है, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैंने अपने लिए और आपके लिए पर्सनल नोट्सों के साथ वेरी IMP फैक्ट्स और वेरी IMP डीप पॉइंटों के साथ इस सेशन को बनाया है, जो आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। तो दोस्तों, जब भारतीय इतिहास की बात होती है तो पहले मैं आपको बताता हूं कि भारत का जो इतिहास है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। दोस्तों, इस सीरीज को हम करेंगे 3 भागों में। पहला करेंगे हम प्राचीन भारत, जो कि आज का सेशन रहेगा। नेक्स्ट हम डालेंगे मध्यकालीन भारत, फिर हम तीसरा टॉपिक को कवर करेंगे आधुनिक भारत, वेरी डीप नॉलेज एंड पॉइंट के साथ। जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद हम चौथे सेशन में करेंगे टॉप 1000 क्वेश्चंस भारतीय इतिहास के, जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं और जिनकी हायर पॉसिबिलिटी हो जाती है एग्जाम में आने की। और कुछ हम प्रीवियस क्वेश्चंस को भी लेंगे ताकि आपका दिमाग खोला जा सके। तो दोस्तों, आज जो हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा भारत के इतिहास का संक्षिप्त विवरण, जिसमें आज हम कवर करेंगे प्राचीन भारत को काफ़ी डीप नॉलेज के साथ, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। तो सभी चीज़ों को कहानी के माध्यम से कवर कराया जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके बाद हम मध्यकालीन भारत करेंगे, देन आधुनिक भारत, उसके बाद 1000 क्वेश्चंस का टेस्ट लगाएंगे, जो आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपको बता दिया है कि भारत के इतिहास का संक्षिप्त विवरण, तो जब मैंने आपको बताया भारत के इतिहास को अध्ययन करने का अगर हम प्रयत्न करें, क्या बोला मैंने, जब भारत के इतिहास को जब अध्ययन करने का प्रयास करें तो उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक है हमारा प्राचीन भारत, दूसरे पे आता है मध्यकालीन भारत, तीसरे पे आता है आपका आधुनिक भारत। जब प्राचीन भारत की बात होती है तो प्राचीन भारत को आज हम कवर करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि प्राचीन भारत के सभी घटनाओं का वर्णन मिलेगा कहानी के माध्यम से, IMP फैक्ट्स के साथ, ठीक है। और जीरो से हीरो तक का ज्ञान आपको बिल्कुल बेसिक से प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि कोई अगर न्यू स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखता है तो उसके लिए वह सफल साबित हो। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उसे हर प्रकार की नोटिफिकेशन का सम्मान मिले और किसी प्रकार का उसका लॉस ना हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक की गारंटी मैं लेता हूं। इससे बड़ी बात मैं आपसे नहीं कह सकता कि वीडियोस को इतने उम्दा तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से आपके लिए बनाया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ संक्षिप्त माध्यम के माध्यम से ही मैंने आपको बहुत सी चीजों को समझाने का प्रयत्न किया है, जो आपको सेशन अच्छा भी लगेगा। और PDF है दोस्तों, तो PDF में आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, स्टेनो सक्सेस मंत्रा पर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आगे बढ़ते हैं, बेस्ट मटेरियल के साथ कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल संक्षिप्त में करेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री के कौन से तथ्य जो हम कवर करेंगे आज। धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है, पुरातात्विक साक्ष्य है, वेदों का ज्ञान है, प्रागैतिहासिक इतिहास है, सिंधु और हड़प्पा सभ्यता का वर्णन भी दिया गया है, वैदिक काल है, प्राचीन नदियों के नाम है, महाजनपदों का उदय है, भारत में धार्मिक आंदोलन का उदय और मगध का उत्कर्षक, वेरी IMP, और विदेशी आक्रमण किस किस प्रकार से हुए, संगम युग का वर्णन भी दिया गया है, गुप्त साम्राज्य का भी वर्णन है, गुप्तोत्तर काल भी दिया गया है, दक्षिण भारत के प्रमुख वंश, अन्य वंश, महत्वपूर्ण संवत एवं उनके प्रवर्तक, और वेदों से संबंध, ब्राह्मण एवं पुरोहित। वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स मैंने आपके समक्ष रखे हैं, वही एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से
आते हैं और हायर पॉसिबिलिटी होती है कि दोबारा यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हो। तो इन्हीं को हम आज कवर करेंगे वेरी वेरी एमपी फैक्ट्स के साथ। तो दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं समय का सदुपयोग करते हुए। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये टॉपिक है भारत के इतिहास का संक्षिप्त विवरण। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम भारत के इतिहास को समझने का प्रयत्न करें तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आज हम कवर करेंगे प्राचीन भारत को। जब प्राचीन भारत की बात होती है तो दोस्तों, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। अगर आपको प्राचीन भारत को जानना है तो हम केवल 4 चीजों के माध्यम से प्राचीन भारत को समझ सकते हैं। वो कौन कौन से साक्ष्य हैं? जैसे कि आपका है पहला धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दिया जाए एग्जाम में कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानकारी के लिए कितने माध्यम का प्रयोग किया जाता है, तो 4 माध्यम है जिससे हम प्राचीन भारत को जान सकते हैं। पहला है हमारा धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी, जिस प्रकार आप जानते हैं कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। और हमारे वेदों की संख्या कितनी है? 4। और इसको लिखा किसने था? महर्षि कृष्ण देवव्यापन वेदव्यास को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद और जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवव्यापन वेदव्यास को माना जाता है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। यहां से आपके 3 क्वेश्चन बन गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इसके संकलनकर्ता कौन है, तो वह आपके महर्षि कृष्ण वेदव्यास जी, और वेदों की संख्या है हमारी 4। ठीक है, अगर वेदों की संख्या की बात की जाती है, पहला है आपका ऋग्वेद, उसके बाद है आपका यजुर्वेद, तीसरे पे आता है आपका सामवेद और चौथे पे आता है आपका अर्थववेद। जब हम इसको डिटेल से पढ़ने का प्रयत्न करें कि ये ऋग्वेद होता क्या है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है और अर्थववेद क्या है, इसको समझने के लिए हमें काफी जरूरी प्रयत्न का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है आपका ऋग्वेद। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है और इसके अंतर्गत कुछ तथ्य दिए गए हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पुट होते हैं। जैसे कि 10 मंडल का वर्णन है, 1028 सूक्त मिल जाएंगे आपको और 10,462 ऋचाएं भी आपको उसमें मिलेगी और दशराज्य युद्ध का वर्णन भी मिलेगा जो कि परुष्णनी नदी के किनारे पर हुआ था। आज उसका वर्तमान नाम है रावी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, और सरस्वती व सिंधु नदी, गंगा और यमुना का भी उल्लेख इस वेद के अंतर्गत समाहित है। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको 5-6 चीजें पॉइंट कवर करवाई है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं मिलेगी और दशराज्य युद्ध का वर्णन भी मिलेगा और सरस्वती व सिंधु नदी, गंगा नदी और यमुना नदी का वर्णन भी ऋग्वेद में दिया गया है। और मैंने आपको यह बताया कि दशराज्य युद्ध का जो वर्णन है वो किस नदी के किनारे पर हुआ था, तो परुष्णनी नदी के किनारे पर हुआ था। और परुष्णनी नदी का अगर मैं वर्तमान नाम की बात करूं तो वह है आपका रावी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम आ जाते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य और पद्य वाला वेद भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये पुट होता है कि किस वेद को हम गद्य और पद्य वाला वेद भी कहते हैं, तो वह आपका यजुर्वेद। अगर मैं थोड़ा सा इनको डिवाइड करूं तो गद्यों को बोलते हैं हम कृष्ण यजुर्वेद और पद्य को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है, तो दोस्तों वह आपका सामवेद। और जो उसको पढ़ता है उसको बोलते हैं उद्रात्र। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पुट होता है कि सामवेद को पढ़ने वाले को या पाठकर्ता को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं उद्रात्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपके समक्ष रखे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे और आप सही समय पर सही विकल्प को चुन सकें। तो दोस्तों यह वीडियो काफी सम्मानजनक वीडियो है और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ इसको कवर किया गया है। आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाया है और आप इसको सम्मान दीजिए। जैसे कि अगर मैं आ जाऊं अर्थववेद पे, जब अर्थववेद की बात की जाती है तो इसको जादू टोने वाला वेद के नाम से जाना जाता है, जहां पर काला तंत्र होता है। ठीक है, जैसे कि कालू जादू का होना, टोना, शाप, वशीकरण, तंत्र मंत्र और सबसे नवीन वेद की संज्ञा प्राप्त है। नवीन वेद का मतलब क्या है? कई स्टूडेंट्स में दिक्कत में होंगे कि नवीन वेद का मतलब होता है, मतलब सबसे लेटेस्ट वेद है आपका अर्थववेद, सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, सबसे पुराना आपका ऋग्वेद, उसके बाद आया यजुर्वेद, तीसरे पे आया आपका सामवेद और चौथे पे आता है आपका अर्थववेद और सबसे नवीन वेद की संज्ञा उसको प्राप्त है। और काला जादू का होना, टोना, शाप, वशीकरण, तंत्र मंत्र, ठीक है, इन सभी का उल्लेख मिलेगा आपको अर्थववेद में। सामवेद में मिलेगा आपको संगीत का
ठीक है। और यजुर्वेद को बोलते हैं गद्य और पद्य वाला, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिससे मैंने आपको 7 से 8 चीजें करवाई है। लेकिन जो क्वेश्चन ये पुट हुआ था एग्जाम में कि कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो वेद है वो आपका अर्थव वेद। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि जो अर्थव वेद है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना था एग्जाम में कि किस वेद के 10वें मंडल में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, तो वह है आपका ऋग्वेद। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेशन बना था वेदों से संबंधित ब्राह्मण एवं पुरोहित, किस ब्राह्मण ने इन वेदों की रचना करी और उसके पुरोहित कौन थे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन भी बनता है, जैसे कि अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं, इसके ब्राह्मण ग्रंथ थे कौशितिकी और ऐत्रेय। ठीक है, पुरोहित कौन थे, होत्र। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद, इसको लिखा था तैत्तित्री और शतपथ ने, जिसको बोलते हैं अर्धव्यू। ठीक है, और सामवेद को लिखा था पंचविश और जैमिनीय ने, इसके पुरोहित को बोलते हैं उद्गाता। नेक्स्ट है आपका अर्थवेद को लिखा था गोपद ब्राह्मण ने। ठीक है, और उसके पुरोहित थे ब्रह्मा। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं। थोड़े नाम कठिन है मानता हूं, लेकिन आपको याद करना होगा एग्जाम के उद्देश्य से। ठीक है, तो ऋग्वेद को किसने लिखा था, कौशिकी ऐत्रेय ने, जिसके पुरोहित को बोलते हैं होत्र। और यजुर्वेद को लिखा था तैत्तिरीय और शतपथ ने, जिसके पुरोहित को बोला जाता है अर्धव्यू। और सामवेद को लिखा था पंचविश और जैमिनीय ने, इसके पुरोहित को बोला जाता है उद्गाता। और अर्थवेद को लिखा था गोपथ ने, जिसके पुरोहित को कहा जाता है ब्रह्मा। ठीक है, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है जिनकी एग्जाम में कई बार एग्जाम में उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैंने इसको आपके समक्ष रखा है। जैसे कि अर्थशास्त्र की बात होती है तो उसको लिखा है कौटिल्य ने। आपको आगे बताऊंगा कौटिल्य कौन था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का कवि। ठीक है, तो इस प्रकार रजतरंगिनी को किसने लिखा है, कलहण ने। पृथ्वीराज को किसने लिखा है, चंद्रबरदाई ने लिखा है। और हर्षचरित किसने लिखी है, बाण भट्ट ने। ठीक है, बाण भट्ट किसके दरबार का कवि था, हर्षवर्धन के दरबार का कवि था। कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र, कलहण ने लिखा था रजतरंगिनी, और चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराजसु, और बाण भट्ट ने लिखा था हर्षचरित। ठीक है, ये आपके ऐतिहासिक ग्रंथ है कुछ जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं। नेक्स्ट है आपका विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का वर्णन। इसके बारे में आपको जानना अति अनिवार्य है। जैसे कि सिकंदर के साथ भारत आने वाले विदेशी लेखक कौन कौन से थे, तो पहला था आपका निर्यास्कस, दूसरा था आपके आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ये सारे के सारे सिकंदर के साथ भारत आने वाले विदेशी लेखक थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं अन्य विदेशी लेखक की बात करूं जैसे कि मेगास्थनीज, प्लूटार्क एवं स्ट्रैबो। ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन है आपका वो है आपका मेगास्थनीज। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ये था कौन, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। ठीक है, तो इंडिका को लिखा किसने था, तो मेगास्थनीज ने ही लिखा था, जिसके अंतर्गत किसका विवरण है, मौर्य युगीन, मतलब मौर्य काल का वर्णन दिया गया है, उसकी समाज का, उसकी संस्कृति का, सभी प्रकार से उसका विवरण इस पुस्तक में समाहित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ से बहुत सारी चीजें कवर करी होंगी। तो जो मेगास्थनीज था वो कौन था, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। साथ ही इंडिका की रचना किसने की थी, तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। और किस चीज का वर्णन मिलता है, तो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलेगा। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट वन बनता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कौन था, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये एक चीनी यात्री था और इसने एक वृत्तांत मतलब इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सी यू की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक है ये, आपको ये डेफिनेटली याद करना है कि ह्वेनसांग का एक वृत्तांत था जिसमें लिखा था सी यू की। ठीक है, और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ये कौन सा यात्री था, चीनी यात्री। उसी प्रकार एक फायन, ये भी चीनी यात्री था। ये किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और इसका वृत्तांत मतलब इसकी पुस्तक थी फो क्यों की। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा नाम अटपटे से है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है आपका अल बरूनी। अल बरूनी कौन था, ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया और इसका वृत्तांत था किताब उल हिंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। और अरबी लेखक था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका एक और वृत्तांत था जिसका नाम था तहकीक ए हिंद। ठीक है, इसने 2 पुस्तक लिखी थी, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन ये पुट हुआ था एग्जाम में कि जो तहकीक ए हिंद है वे किस पर आधारित है, तो ये भारत की खोज पर आधारित थी। तहकीक ए हिंद इसको लिखा था अल बरूनी ने और ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। कौन था ये अरबी लेखक। और 2 वृत्तांत कौन कौन से थे, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। और जो तहकीक ए हिंद है वो भारत की खोज पर आधारित थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। नेक्स्ट हमारा पुरातात्विक साक्ष्य है। जैसे कि हमने विदेशियों का विवरण भी कर लिया, ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ को भी पढ़ लिया और धर्म ग्रंथ को भी पढ़ लिया है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है पुरातात्विक साक्ष्य या स्त्रोत्र।
ठीक है। तो जैसे कि मैं बात करूं कौन कौन से स्रोत हैं जो पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, मूर्तियां हैं, चित्रकलाएं हैं एवं स्मारक आते हैं। अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, तामपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं पर आदि पर खुदे हैं, उसको बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। जैसे कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, पुराना किला दिल्ली में जो स्थित है, हुमायूं के मकबरे जाते हैं, क्या है, क्योंकि वहां पर जो उनके द्वारा जड़ी गई अभिलेख हैं वो लिखे हुए हैं, तो उनसे हम पता लगा पाते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये अभिलेख लिखे गए हैं ये काफी इतने पुराने हैं और इनके द्वारा लिखे गए हैं, शायद इनके काल में ऐसा होता होगा, और इस प्रकार से हम पता लगा पाते हैं। इन्हीं को बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। जैसे कि अभिलेख, मुद्राएं, मूर्तियां, चित्रकला, स्मारक, शिलाएं होगी, स्तंभ, तामपत्र हो गए, दीवारों हैं, मुद्राएं हैं, प्रतिमाएं आदि पर खुदे हुए हैं, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी व्यवस्था थी पहले। ठीक है फ्रेंड्स, एक मैं आपको बताता हूं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है बोगज़कोई। ये सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख माना जाता है और किस सन का है ये, 1400 ईसा पूर्व सन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो बागज़कोई नामक जो अभिलेख है ये सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है जो 1400 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है। कहां पर प्राप्त हुआ, पश्चिम एशिया में, और 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेन पॉइंट्स आपके समक्ष रखे हैं मैंने, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य कौन है ये, 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिला है किस अभिलेख में, जिसका नाम है बोगज़कोई अभिलेख, 1400 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट आता है गरुड़ स्तंभ अभिलेख। ठीक है, इसको डेफिनेटली याद करना है। ये कहां से प्राप्त हुआ है, तो बेसनगर से प्राप्त हुआ है आपका गरुड़ स्तंभ लेख, और भागवत धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गरुड़ स्तंभ लेख कहां से प्राप्त हुआ, बेसनगर से, और किस का विवरण मिलेगा, तो भागवत धर्म के प्रसार का, मतलब प्रमोशन का इसमें विवरण मिलता है। इसी प्रकार में अगर अन्य अभिलेख की बात करूं जो एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, जैसे कि आपका हाथी गुफा अभिलेख, ये कहां मिलेगा, आप ये किससे संबंधित है, तो कलिंग नरेश से संबंधित है आपका हाथी गुफा अभिलेख। और प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर जो अभिलेख है वो मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है। और ऐहोल अभिलेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डेफिनेटली याद करना है, पुलकेशिन नृत्य। ठीक है, तो पुलकेशिन किस वंश का था, तो चालुक्य वंश का था पुलकेशिन। ठीक है, तो पुलकेशिन जो नृत्य था ये किस अभिलेख से संबंधित है, तो ऐहोल अभिलेख से। मतलब इस अभिलेख में इनका वर्णन मिलेगा, और मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्धन का वर्णन मिलेगा, और समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख में। अगर मैं बात करूं हाथी गुफा अभिलेख में किसका वर्णन मिलेगा, तो कलिंग नरेश का वर्णन मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, सिक्के एवं मुद्राएं, ये आपको जानना जरूरी है। जैसे कि आहत सिक्के, आहत सिक्कों का मतलब क्या होता है, इसका अगर उपनाम बोले तो इसको बोलते हैं पंचमार्क सिक्के। ठीक है, बिना लेख के प्राचीनतम सिक्के थे। आहत सिक्कों का मतलब होता है बिना लिखा हुआ सिक्का। ठीक है, पहले आपको यह पता होना चाहिए आहत का मतलब क्या होता है, बिना लिखा हुआ सिक्का, तो उसको बोलते हैं हम आहत सिक्के। तो बिना लेख के प्राचीनतम सिक्के थे। ठीक है, और सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा किसने दी थी, तो वो थे आपके यूनानियों ने। ये क्वेश्चन ही बन सकता है, आपको डेफिनेटली ऐसे याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं कब जारी की गई थी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक मुद्राएं जारी की गई थी, स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, तो किस काल में की गई थी, क्या किस वंश में की गई थी, गुप्त काल में। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे आगे जाके, अभी केवल आपको ऐसे याद करना है। ये गुप्त वंश की स्थापना मैं आपको बताऊंगा, अंतिम शासक कौन था, गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से शासक थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे गुप्त काल की जब बात होती है तो गुप्त काल की स्थापना किसने की थी, तो वो था आपका श्रीगुप्त। लेकिन जो वास्तविक संस्थापन है वो किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता देता हूं किस वंश की मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है, तो वह आपका सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी आपकी सिमुक ने। ठीक है, और सर्वाधिक जो शीशे के सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे, तो वो किसने चलाए थे, सिमुक नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से शक विजय का विवरण मिलता है, तो वह आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आप कौन कौन से पॉइंट क्लियर किए हैं सिक्के एवं मुद्राओं को लेके, जैसे कि आहत सिक्के जो बिना लिखे हुए सिक्के होते हैं उनको बोलते हैं हम आहत सिक्के। ठीक है, और सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की जो परंपरा थी वो यूनानियों ने दी थी। साथ ही दोस्तों सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किस काल में जारी हुई थी, तो वो गुप्त काल में हुई थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि समुद्रगुप्त को कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेगा कि कौन सा ऐसा गुप्त शासक था
जिनका कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तो वह आपका समुद्रगुप्त, ठीक है। और किस वंश की मुद्रा पर जलपोत का चित्रण मिलेगा, तो सातवाहन वंश का मिलेगा, ठीक है। और सर्वाधिक जो शीशे के सिक्के जारी हुए थे वो किस वंश में जारी हुए थे, तो सातवाहन वंश में ही जारी हुए थे शीशे के सिक्के। इसी प्रकार मैंने आपको नेक्स्ट ये पॉइंट बताया था कि किस गुप्त शासक की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से शक विजय का विवरण मिलता है, तो वह आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है कि एग्जाम में डेफिनेटली सर्वाधिक आते हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को आपको समक्ष रखा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और डेफिनेटली मैं इतनी गारंटी देता हूं इनमें से आपको एग्जाम में, चाहे आप प्रीवियस पेपर कर लेना, उनमें भी आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन सबसे मेन और बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका प्रागैतिहासिक काल, जिसको और आद्य ऐतिहासिक काल, दोनों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, इन दोनों में आपको समझना जरूरी है कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है और आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ऐसा काल जहां मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण नहीं किया और मानव के उस विकास को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इसमें आप क्या समझे, जहां पर मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण नहीं किया उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐसा काल जहां लेखन कला के प्रचलन के बाद लेख पढ़े नहीं गए उसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य का मतलब समझते हो कि आधा समझ में आया और आधा नहीं समझ में आया। ऐसा काल जहां पर लेख कला तो लिखी गई लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, उसे ही बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल किसे बोलते हैं, जहां मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है और आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं प्रागैतिहासिक काल को प्राक इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। इसको थोड़ा डीप में आपको समझना अति अनिवार्य है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसको हम 3 भागों में विभक्त मतलब डिवाइड करते हैं। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, और दूसरा पे आता है आपका मध्य पाषाण काल, तीसरे पे आता है आपका नव पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण का काल को क्या कहते हैं, एक एज का नाम दिया गया है, इन तीनों को अलग अलग एज का नाम दिया गया है और एज का नाम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहले तो मैंने आपको क्या बताया, जो प्रागैतिहासिक काल है या प्राक इतिहास है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरे पे आता है आपका मध्य पाषाण काल, तीसरे पे आता है आपका नव पाषाण काल। इनको एज की संज्ञा दी गई है। पूरा पाषाण काल को बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, और मध्य पाषाण काल को बोलते हैं मेसोलिथिक एज, और नव पाषाण काल को बोलते हैं नियोलिथिक एज। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। लेकिन अब हम पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल्स में कि इसके साक्ष्य कहां से मिले और किस किस राज्यों में इसके साक्ष्य मिले, इसके साक्ष्य कहां से मिले और किस किस राज्यों से प्राप्त हुए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पूरा पाषाण काल की बात करूं तो उसके साक्ष्य कहां से मिले, सोहन घाटी क्षेत्र से और नर्मदा घाटी क्षेत्र से। अगर मैं कुछ राज्यों की बात करूंगा जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, लेकिन जब यहां पर बात होती है मध्य पाषाण काल, इसके साक्ष्य मिले नर्मदा घाटी क्षेत्र से। कहां से, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आदमगढ़ और राजस्थान, ठीक है। इसी प्रकार नव पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले, उत्तर पश्चिम में मिले, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और कश्मीर, ठीक है। तो आपको यह पता होना चाहिए जो प्रागैतिहासिक काल होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और मैंने आपको एज के नाम भी बताए, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ठीक है। साक्ष्य आपको पता होना चाहिए और किस किस राज्य में प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार यहां से कुछ क्वेश्चंस बने थे एग्जाम में जो मैंने आपके समक्ष रख भी दिए, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये बना था, प्रागैतिहासिक या प्राक इतिहास का जनक किसे कहा गया, तो उसको बोला जाता है ए कनिंघम। तो ए कनिंघम ने ही प्रागैतिहास या प्राक इतिहास का जनक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि जो आग का आविष्कार है वो किस काल में हुआ था, तो वो पूरा पाषाण काल में हुआ था, आग का आविष्कार, ठीक है। नेक्स्ट आपका पहिए का आविष्कार कहां हुआ, तो नव पाषाण काल में हुआ था आपका पहिए का आविष्कार। और कृषि का आविष्कार कहां हुआ था, नव पाषाण काल में, ठीक है फ्रेंड्स। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला था, तो वो मिला था आपको नर्मदा घाटी में, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन ये पुट होता है यहाँ पर कि भारत में किस पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला, तो मिला था आपको शिवालिक पहाड़ियों से। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना था कि किस व्यक्ति ने सन 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी, तो वो थे आपके रॉबर्ट ब्रूसवुड। यहाँ से 3 क्वेश्चन SSCGL में बने थे जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो था आपका भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला, तो वो मिला था आपको नर्मदा घाटी में। नेक्स्ट था आपका जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला, तो शिवालिक पहाड़ी से। और किस व्यक्ति ने सन
1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की थी, तो वो थे आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपके समक्ष अब सभ्यता रखने जा रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट सभ्यता है कि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आना निश्चित है, और यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते भी हैं। इतनी इंपॉर्टेंट सभ्यता है, क्यों? क्योंकि सबसे पुरानी सभ्यता है आपकी सिंधु सभ्यता और हड़प्पा कालीन सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम करेंगे काफ़ी डिटेल्स में और वेरी एमपी फैक्ट्स के साथ इसको कवर करने जा रहे हैं। सिंधु सभ्यता जिसको बोलते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता। ठीक है, जब इसकी कार्यकाल की बात होती है तो इसका कार्यकाल क्या रहा? तो सन 2450 ईसा पूर्व से लेके सन 1750 ईसा पूर्व के मध्य में इसका कार्यकाल माना जाता है सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा कालीन सभ्यता का। ठीक है, लेकिन जब बात ये पुट होती है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 में इस सभ्यता की खोज हो चुकी थी। ठीक है, और सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या कहा जाता है? तो भारत के मूल निवासी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं द्रविड़ लोग। और क्वेश्चन ये पुट होता है कि सिंधु सभ्यता का पता कैसे चला। मैं आपको बताता हूं, कराची और लाहौर के बीच में सन 1857 में एक रेल की पटरी बिछाई जा रही थी। ठीक है, जब रेल की पटरी बिछाई जा रही थी तो वहां पर उत्खनन का कार्य चल रहा था। जब उत्खनन का कार्य चल रहा था तब वहां पर जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के द्वारा 2 प्राचीन नगरों की खोज का पता लगा, जिसका नाम था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता का पता 2 व्यक्तियों के द्वारा पता लगाया गया। कैसे? सन 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाई जा रही थी। किसके द्वारा? जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के द्वारा 2 प्राचीन नगरों का पता लगा था, वो था आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार मैं आपको बताता हूं कि उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई थी, जैसे कि तकरीबन क्या क्या प्राप्त हुआ था। इतने कुशल, इतने बुद्धिमान यहाँ के जो लोग थे, हड़प्पा के लोग, वे बहुत ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि इनको अद्भुत नॉलेज थी और इनके पास काफ़ी नगर सभ्यता का ज्ञान था। जैसे कि तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी, जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी और लोगों को गलियों व सड़कों का महत्व का अनुमान था। और सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आपको क्या पता लगा कि कहीं ना कहीं जो ये सभ्यता थी वो काफ़ी उच्च स्तरीय सभ्यता थी और जिनकी नगर नियोजन व्यवस्था कैसी थी? उच्च कोटि की। साथ ही दोस्तों, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता भी थी। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के लोग किसका प्रयोग करते थे? तो ईंटों का प्रयोग भी करते थे। साथ ही मैंने आपको बताया गुजरात का जो शहर है लोथल, वो किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो वो था दोस्तों लोथल, जो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह भी था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन, मतलब जहां पर अन्न रखा जाता था, वो था आपका धान्यागार। तो धान्यागार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यह भी पता होना चाहिए, जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कहां पे प्राप्त हुआ है? क्या प्राप्त हुआ था? धान्यागार, जहां पर अन्न रखा जाता था। कहां से प्राप्त हुआ? वो मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में। और किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है आपका मोहनजोदड़ो। लेकिन जब मैं हड़प्पा की बात करूं तो दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी सन 1921 में। किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो रावी नदी के किनारे पर स्थित मिलेगा आपको हड़प्पा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार कहीं ना कहीं जो अन्न का सबसे बड़ा स्रोत था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। और विशाल स्नानगार, मतलब विशाल स्नानगार का मतलब है जहां पर बाथिंग होती थी, जहां पर लोग नहाते थे, वो भी आपका मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये पता लगा होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कांस्यों से बनी मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी आपकी कांस्यों से बनी मूर्ति। ठीक है, और उत्खनन के फलस्वरूप यह भी पता लग गया था कि कहीं ना कहीं जो सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो वो थी आपकी कृषि और पशुपालन। इतने कुशल लोग थे कि इनको कृषि का भी ज्ञान था, पशुपालन का भी ज्ञान था। और दोस्तों, मैं आपको पहले बता ही रहा था कि कहीं ना कहीं ये नगर नियोजन प्रणाली इन्होंने अपना रखी थी। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, इतने उच्च स्तर के लोग थे कि इनको ईंटों का ज्ञान था, सड़कों का ज्ञान था, गलियों का ज्ञान था। मैं आपको बताता हूँ, अगर जैसे कि हवाएं चलती थी तो हवाओं के माध्यम से सड़कें साफ हो जाती थी, किसी प्रकार से इनको सफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इतने कुशल ये लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो नगर नियोजन प्रणाली थी वो कितने हजार वर्ष पहले भी उपस्थित थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो अर्थव्यवस्था की ताकत थी वो थे 2, कृषि और पशुपालन। एक क्वेश्चन यहां से पुट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो वो था आपका लोहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहे धातु की जानकारी नहीं थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले उत्पादन किसका किया था, तो कपास का, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती कि इस सभ्यता का जो अंत हुआ था वो किस प्रकार हुआ, बाढ़ के आने से हुआ, सूखा आने के हुआ, या लोग अपना भी विलुप्त हो गए, तो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं दी कि इस सभ्यता का अंत हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपके समक्ष वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं। और सिंधु सभ्यता के जब बंदरगाह की बात होती है तो वह आपका लोथल एवं सूत कोटदा, ठीक है। तो लोथल एवं सूत कोटदा जो है वो आपके सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे मेन। लोथल कहाँ पड़ता है आपका, गुजरात में। उसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, जुते हुए खेत और नक्काशदारी ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मिले आपके कालीबंगन से। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य, नक्काशीदार मतलब सजावट ईंटों की जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगन से। एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे एग्जाम में कि जुते हुए खेत और नक्काशदारी ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपको सही विकल्प चुनना है कालीबंगन। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूं अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले, लोथल एवं कालीबंगन से। और मन के बनाने के साक्ष्य कहां से मिले, लोथल एवं चौंदड़ों से। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, CGL टायर फर्स्ट में आया 2017 में, तो ग्रिड पद्धति दी है। ठीक है, ग्रिड पद्धति के द्वारा इन्होंने अपनाया था, ठीक है, नगरों और घरों के विन्यास के लिए। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसल कौन सी थी, तो वह थी आपकी गेहूं और जौ, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो शहद का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो है आपका घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले, तो वो मिले थे सूत कोटदा और कालीबंगन और लोथल से। ठीक है, तो आपके समक्ष मैंने कितने पॉइंट्स रखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या आप उसको पॉइंट्स कह लो या एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके सभी क्वेश्चंस आपके समक्ष रखे हैं। जैसे कि विशाल जो स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। और विशाल जो धान्यागार जहाँ पर अन्न रखा जाता था वो भी आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कांस्य से बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। और कहीं ना कहीं जब उत्खनन चालू हुआ तो कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का भी पता लग गया था कि वह अर्थव्यवस्था की उनकी ताकत क्या थी, तो कृषि और पशुपालन थी। साथ ही दोस्तों उनको किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो लोहे की जानकारी नहीं थी। और सबसे पहले उन्होंने किसका उत्पादन किया, तो कपास का उत्पादन किया था। और सिंधु सभ्यता का जब अंत की पूछी जाएगी तो कैसे हुआ, तो नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बाढ़ आई, सूखा आया, किस प्रकार से विलुप्त हो गए। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई। और बात होती है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे, तो दो थे, लोथल एवं सूत कोटदा। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। इसी प्रकार जुते हुए खेत और नक्काशदारी ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कालीबंगन से। अग्नि के कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल एवं कालीबंगन से। मन के बनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों, तो लोथल एवं चौंदड़ों से। इसी प्रकार मैंने आपको क्या बताया, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया था, तो वो था आपका ग्रिड पद्धति। ठीक है, और सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी, तो गेहूं और जौ थी। इसी प्रकार मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो शहद का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। और घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिले, तो वो मिले आपको सूर कोटदा और कालीबंगन और लोथल से। इसी प्रकार जो आपका मेन पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको बोलते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी एवं उत्खननकर्ता और किस वर्ष इनकी खोज हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस नदी के किनारे पर स्थित थी, तो रावी नदी के किनारे पर स्थित थी। और उत्खननकर्ता कौन था, दयाराम सानी और माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, और किस वर्ष हुई थी, 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों 1922 में। किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है आपका मोहनजोदड़ो। और खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी। इसी प्रकार आपका आता है चौंदड़ो, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है आपका चौंदड़ो। इसकी खोज की थी गोपाल मजूमदार ने 1931 में। इसी प्रकार जब मैं कालीबंगन की बात करूंगा तो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, इसकी खोज की थी बीबी लाल और BK थापर ने सन 1953 में। रंगपुर की जब बात की जाती है तो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये मादर नदी के किनारे पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव। सन 1953 से सन 1954 में इसकी खोज की गई थी। इसी प्रकार दोस्तों रोपड़ की जब बात होती है तो सतलज नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा उत्खनन किया गया था। सन 1953 से लेकर 1956 में इसके खुदाई का काम चला था। ठीक है, लोथल जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव। सन 1955 से लेकर 62 के मध्य में। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट है आपका सुत कांगे डोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दाश्क नदी के किनारे पर स्थित है। इसके खोजकर्ता थे या उत्खनन करता थे
ऑरेंज, स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। सन 1927 से 1962 के मध्य में इसका उत्खनन, इतना लंबा वर्ष तक इसका उत्खनन चला था। किसका? सूतकांगेडोर का, जो कि दाश्क नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और बनवाली किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो रंगोई। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो रविंद्र सिंह बिष्ट थे। सन 1974 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपका 10 है कोट दीजी। ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे पर स्थित, जिसके उत्खननकर्ता थे फजल अहमद, और सन 1953 में इसका उत्खनन हो चुका था। ठीक है, अगर मैं आपसे मेन की बात करूं, आपको मेन तो डेफिनेटली याद करने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगन, लोथल और सूतकांगेडोर। ये आपको डेफिनेटली याद करने हैं कि हड़प्पा की खोज किसने की, किस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार आपने देखा, हमने 10 सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता को पढ़ा और वर्ष भी पढ़े, किस किस वर्ष इनकी खोज हुई और किस किस वर्ष ये इनके उत्खननकर्ता आए और किस नदी के किनारे पर स्थित थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। बात करें तो वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य को दोस्तों जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस प्रस्तुत होते हैं। वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका ऋग्वेदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इन 2 भागों में वैदिक सभ्यता को बांटा गया है। 1500 1000 ईसा पूर्व के मध्य में ऋग्वेदिक काल को रखा गया है, और उत्तर वैदिक काल को 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व के मध्य में रखा गया है। यहाँ से पॉइंट ये बनता है कि जो वैदिक सभ्यता थी वो किसके द्वारा लाई गई थी, तो आपको पता होना चाहिए आर्य माने आर्यंस के द्वारा वैदिक सभ्यता को लाया गया था पश्चिम एशिया से। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता देता हूं, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, और पशुपालन की जब बात होती है तो उनका मुख्य व्यवसाय था। भाषा की बात होती है तो उनकी संस्कृत थी पशुतायन का घोड़ा, जो बिल्कुल प्रसिद्ध घोड़ा माना जाता था, और प्रिय पशु की संज्ञा दी गई थी घोड़े को। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता लगा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था। एक था आपका ऋग्वेदिक काल, एक था आपका उत्तर वैदिक काल। और वैदिक सभ्यता किसके द्वारा लाई गई थी, तो वे थे आपके आर्यंस के द्वारा। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। भाषा की बात की जाए तो संस्कृत थी, पशुतायन का घोड़ा। साथ ही मैं कुछ तथ्य आपको और बताता हूं, जैसे कि बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। साथ ही दोस्तों, मुख्य पेय पदार्थ की बात होती है तो सोमरस था यहाँ का, और पितृ प्रधान समाज था, मतलब यहाँ पर पितृ प्रधान की चलती थी। और गाय को अधन्य, मतलब अधन्य का मतलब होता है ना मारे जाने की संज्ञा दी गई थी। कहाँ पर? वैदिक काल में। और प्रिय पशु मैंने आपको बताया घोड़ा था। और आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा। लेकिन मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि कहीं ना कहीं जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोहे को नहीं जानते थे, मतलब लोहे का उनका ज्ञान नहीं था, लेकिन आर्यों के द्वारा लोहे धातु की खोज हो चुकी थी। साथ ही दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में आपको बताता हूं कौन कौन सी नदियों का उल्लेख है। मैंने आपको बताया था सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु, इन सभी का वर्णन है, लेकिन कितनी बार है ये मैं इसके अंतर्गत आपको बताऊंगा। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार वर्णन किया गया है, सरस्वती सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी मानी गई है, और दोस्तों साथ ही यमुना का 3 बार हुआ है, और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक माने क्या होता है? सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, किसमें? ऋग्वेद में, वैदिक काल में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद में सभी नदियों का वर्णन दिया गया है। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है, और यमुना का 3 बार, और सिंधु नदी का सर्वाधिक हुआ है। साथ ही दोस्तों, यहां से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं। प्राचीन नदियों के नाम एवं वर्तमान नाम। पहले नदियों के नाम क्या थे और वर्तमान समय में नदियों के नाम क्या है। जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पुट करूं, वितस्ता जो प्राचीन नाम है किस नदी का? झेलम नदी का, जिसको आज हम झेलम कहते हैं। पहले इसका प्राचीन नाम था वितस्ता। जैसे कि चिनाब नदी नाम है, ये इसका पुराना नाम था अस्किनी नदी। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है कि अस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है, तो आपको पता होना चाहिए चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्किनी नदी। और रावी का प्राचीन नाम है परुष्णी, सतलज का नाम है शतुर्दी, और व्यास का नाम है विपाशा। गंडक की बात की जाएगी तो सदा नीरा, गोमल का नाम की जाएगी तो गोमती नदी। घग्गर किसका प्राचीन नाम है, तो घग्गर से जो प्राचीन तो उसको बोलते थे द्रिसदती। काबुल का प्राचीन नाम है कुंभा, कुर्रम का नाम है कुम्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये पता लगा होगा कहीं ना कहीं जो आज वर्तमान समय में नदियां बह रही है उनके कुछ प्राचीन नाम थे, और प्राचीन नाम में से भी क्वेश्चंस पुट होते हैं। इसलिए मैंने आपके समक्ष टॉप 10 नदियों के नाम रखे जहां से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। चिनाब का है अस्किनी, रावी का है परुष्णी, सतलज शतुर्दी, व्यास का है विपाशा, गंडक का प्राचीन है सदानीरा,
गोमल का प्राचीन नाम है गोमती, घग्गर का प्राचीन नाम है द्रिसदती, काबुल का प्राचीन नाम है कुंभा और कुर्रम का क्या है कुंभ्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता लगा होगा कि प्राचीन नदियों के नाम एवं वर्तमान नाम। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। जब वैदिक साहित्य की बात चल रही थी तो मैंने आपको बताया था कि अब हम थोड़ा डिटेल से और पढ़ेंगे वैदिक साहित्य को। तो वैदिक साहित्य हमारे कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ठीक है, और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद, वेदांग और कुछ अन्य भी हैं। तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चंस पुट होते हैं। जब वैदिक साहित्य की बात हुई है फ्रेंड्स, ऋग्वेद की बात हुई है, मैंने ऋग्वेद में आपको बताया था कि 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं, 10,600 मंत्र हैं और दशराज्य युद्ध का वर्णन भी किया गया है। किस नदी के किनारे पर? तो परुष्णी नदी के किनारे पर। ये परुष्णी नदी किसका प्राचीन नाम है? तो रावी नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है। और 10वें मंडल में 4 वर्णों मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या समझे इस क्वेश्चन से कि कहीं ना कहीं 10वां मंडल इसका मेन है। 10वें मंडल में समाज को 4 वर्गों में बांट दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी प्रकार अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद को मैंने आपको बताया था गद्य और पद्य वाला वेद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो यजुर्वेद है वो कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है जिसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। गद्यों को जाना जाता है कृष्ण यजुर्वेद से और पद्य को जाना जाता है शुक्ल यजुर्वेद से। जब सामवेद की बात होती है तो दोस्तों साम का अर्थ होता है गान से और यह संगीतज्ञ वेद माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। जब अर्थवेद की बात होती है तो अर्थव का तात्पर्य होता है पवित्र जादू। ठीक है, इसलिए इसको जादू वाला वेद कहा जाता है, टोटके वाला वेद कहा जाता है। काला तंत्र जिसमें उपस्थित है वो है आपका अर्थवेद और सबसे नवीन वेद की संज्ञा दी गई है। नवीन माने बिल्कुल लेटेस्ट वेद है, मतलब सबसे बाद का वेद। ठीक है फ्रेंड्स, और साम का अर्थ क्या होता है? गान। इसका मतलब कहीं ना कहीं जिस नाम से वेदों के नाम धरे गए हैं उसके अंतर्गत आपको पता है कि वह कहीं ना कहीं नाम उससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अर्थवेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन भी दिया गया है। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं ब्राह्मण जब वेद की बात की जाती है तो प्रत्येक वेद की रचना गद्य रचना ही ब्राह्मण वेद कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक है आपका आर्यणक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्यणक शब्द अरण्य से बना हुआ है और अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल। यह हिंदी में भी विलोम शब्द पूछ लेता है, कभी कभी पर्यायवाची शब्द भी पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए अरण्यक का मतलब होता है जंगल। इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि का उल्लेख किया गया है। किस वेद में? आरण्यक में। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार उपनिषद, आपने नाम सुना ही होगा उपनिषद का। तो इसका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। ठीक है, किसी किसी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। कहीं ना कहीं इसका अर्थ यह उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर सीखी जाती है, उसे बोलते हैं उपनिषद। और भारत में उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो वह दोस्तों 108। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उपनिषद में कोई डाउट तो नहीं है। भारत में यहां से 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं ऐसी विद्या जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती हो उसको बोलते हैं उपनिषद। और भारत में उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। उपवेद, जब उपवेद की संज्ञा दी जाती है, जब उपवेद की बात होती है तो उपवेद को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा ऋग्वेद और आयुर्वेद। इसको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित होता है। उसी प्रकार हमारा दूसरा उपवेद जो आता है उसको बोलते हैं यजुर्वेद और धनुर्वेद। ठीक है, इसको युद्ध शास्त्र का वर्णन किया गया है। साथ ही दोस्तों जो हमारा तीसरा उपवेद है वो है हमारा सामवेद और है गंधर्ववेद। जब ये दोनों संयुक्त होते हैं तब उसको बोलते हैं संगीत शास्त्र से संबंधित है। इसी प्रकार हमारा चौथा उपवेद है वो है आपका अर्थवेद प्लस शिल्प वेद। जब ये दोनों आपस में संयुक्त होते हैं तो कहीं ना कहीं भवन निर्माण से संबंधित ये वेद बन जाता है। तो आपको क्या पता लगा इस सीरीज के अंतर्गत? कहीं ना कहीं जो हमारा उपवेद है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जब ऋग्वेद और आयुर्वेद मिलते हैं तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित बन जाता है। उसी प्रकार अगर यजुर्वेद और धनुर्वेद मिलते हैं तो युद्ध शास्त्र से, और सामवेद और गंधर्ववेद मिलते हैं तो संगीत शास्त्र से, और अर्थवेद और शिल्प वेद मिलते हैं तो भवन निर्माण से। तो वेरी वेरी एमपी फैक्ट्स के साथ इसको कवर किया गया है। अगर हम वेदांग की बात करें तो वेदांगों का अर्थ क्या होता है? पहले वेदांगों का आपको अर्थ समझना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि वेदांगों की हमारी जो संख्या है वो है हमारी 6। ठीक है, तो वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई और ये है 6। पहले है दोस्तों शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है हमारा व्याकरण, चौथा है हमारा निरुक्त और 5वां है छंद और छठा है ज्योतिष। यह पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम कुछ डिटेल्स में केवल आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के अंतर्गत वेदांगों की संख्या कितनी टोटल रखी गई है। तो वह आपको क्लिक करना है 6।
ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जब अन्य ग्रंथ, मैंने आपको क्या कहा, कुछ हमने वेदों को क्लियर किया, वेदांगों को क्लियर किया, कुछ ब्राह्मण ग्रंथों को क्लियर किया, इसी प्रकार कुछ अन्य ग्रंथ हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। उस प्रकार अगर हम अन्य ग्रंथ की ओर आगे चलें तो षड्यंत्र, जीवन से जुड़े दर्शनों की संख्या या व्याख्या है। ठीक है, मैं आपको कुछ दर्शन बताऊंगा और उसके प्रवर्तक बताऊंगा जिनसे संबंधित हैं। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो उसका राइट आंसर है कपिल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सांख्य दर्शन है जो कपिल से संबंधित है। योग के गुरु कौन है, पतंजलि। वैष्णिक के गुरु हैं कणाद, और पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी, और न्याय के हैं गौतम, और उत्तर मीमांसा की बात की जाएगी तो है आपका बाद नारायण, जिसको बोलते हैं व्यास। ठीक है, मैं आपको कुछ सिलेक्टेड बता देता हूं। पहला है सांख्य, दूसरा योग करना है, और तीसरा आपको करना है न्याय। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सांख्य से संबंधित प्रवर्तक हैं वो है कपिल, और योग से संबंधित प्रवर्तक पतंजलि, वैष्णिक से है कणाद, पूर्व मीमांसा से है जैमिनी, न्याय से है गौतम, उत्तर मीमांसा से है आपके बद नारायण, जिसको बोलते हैं व्यास। इसी प्रकार दोस्तों पुराण को हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा इस पे जरा आपको ध्यान देना है। जब पुराण की बात होती है तो पुराणों की संख्या हमारी कितनी है, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वामन पुराण, इतने इंपॉर्टेंट पुराण हैं, इसलिए मैंने आपके समक्ष रखे हैं। मत्स्य पुराण की जब बात होती है तो सर्वाधिक प्राचीन हमारा पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो किसी भी इसमें डिफिकल्टी का सामना नहीं करना। क्वेश्चन हमारा ये पुट हुआ है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो वह है हमारा मत्स्य पुराण, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख दिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों रामायण की जब बात होती है तो रामायण आपको पता है काफी प्रचलित है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। इसे चतुर्विश्व सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे ये पुट कर सकता है कि किस ग्रंथ को चतुर्विश्व संहिता के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा रामायण। तो रामायण को इस नाम से जाना जाता है, और उसकी रचना किसने की है, तो महर्षि वाल्मीकि ने। इसी प्रकार जब महाभारत की बात होती है तो महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की, और इसे जय संहिता, ये जो नाम मैं आपको बोल रहा हूं ना, जय संहिता, ये एसएससी स्टेनो 2017 का सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पुट हुआ था कि जो जय संहिता है वो किसका प्राचीन नाम है, तो दोस्तों वह आपका क्या है, महाभारत का। ठीक है, तो इस प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके समक्ष रखे हैं और हाईलाइट भी आपके लिए किया है। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए कि जो महाभारत है उसको महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, और इसे जय संहिता और सत संहित्री संहिता भी कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम सूत्र साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य में विधि और नियमों के प्रतिपादन हेतु सूत्र साहित्य का प्रत्ययन किया गया है, जिसे कल्प सूत्र भी कहा जाता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका स्रोत सूत्र, दूसरा आपका धर्म सूत्र, और तीसरा आपका ग्रह सूत्र। ठीक है, तो सूत्रों से ही स्मृति ग्रंथों का भी विकास हो गया था। जब स्मृति की बात होती है तो स्मृति से संबंधित मैं आपको कुछ तथ्य शेयर करूंगा, जैसे कि इसमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियां जैसे कि आपको याद रखना है, मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, और पराशर स्मृति, और है आपका कात्यायन स्मृति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैक्ट्स के साथ इसको सम्मिलित किया गया है, तो आपको डेफिनेटली इसको याद करना है। स्मृति हमारी कितनी है, वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट है वह है आपकी मनुस्मृति। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़े, महाजनपदों का उदय। जब महाजनपदों के उदय की बात होती है तो किस प्रकार से महाजनपदों का वर्णन हुआ, इनका उदय कैसे हुआ, तो कहीं ना कहीं जो आपको 2 पॉइंट्स बताने वाला हूं उस पॉइंट्स के अंतर्गत आपको याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथ अंकुतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। क्या मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, ये डेफिनेटली आपको याद करना है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आपसे यह पुट करेगा कि किस बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत 16 महाजनपदों का उदय का वर्णन है, तो आपको क्लिक करना है, क्या नाम है उसका, अंगुत्तर निकाय। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दे कि कौन सा जैन ग्रंथ है जिसके अंतर्गत 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलना है, तो दोस्तों आपको क्लिक करना है भगवती सूत्र। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में आपको सिमिलर रखना है याद। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानियां क्या थी, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं अंग की राजधानी थी चंपा, मगध की थी गिरिब्रज, काशी की थी वाराणसी, वश की थी कौशाम्बी, वज्जी की थी वैशाली, कौशल की थी श्रावस्ती, अवंती की थी उज्जैन या महिष्मती। ठीक है, और मल्ल की थी आपकी कुशावती। इसी प्रकार दोस्तों पंचाल की थी अहिछत्र, चेंदी की थी सोतीवती, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, और मास्ची की थी विराटनगर, कंबोज की थी हाटक, सूरसेन की थी मथुरा, अशगक की थी पोटिल, गांधार की थी तक्षशिला। तो आप सभी को ये सब चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं है,
केवल बस आपको यह पता होना चाहिए किस बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय आपको सही विकल्प चुनना है। उसी प्रकार में अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट करूं कि किस जैन ग्रंथ के अंतर्गत 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो आपको सही विकल्प चुनना है भगवती सूत्र। और आपको पता होना चाहिए महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, तो वो थी आपकी 16। और केवल मैं आपको सिलेक्टेड बताता हूं 4 से 5। पहले आपको गांधार याद रखना है, फिर अंग याद रखना है और मगध याद रखना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं बात करूं भारत में धार्मिक आंदोलन, अगर भारत में जब धार्मिक आंदोलन की बात होती है तो यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो जब हमारी बात चलती है भारत में धार्मिक आंदोलन, तो धार्मिक आंदोलन हमारे जो 2 महत्वपूर्ण थे, एक था हमारा जैन धर्म, एक था हमारा बौद्ध धर्म। ये 2 धार्मिक आंदोलन ऐसे उदय हुए थे जिस पर पूरे संसार पर या पूरे विश्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था इन 2 धार्मिक आंदोलन का। तो कुछ डिटेल से पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में बनते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों भारत में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई और किस किस प्रकार से ये सफल साबित रहा, ठीक है। तो जैसे कि 6वीं ईसा पूर्व सदी में ब्राह्मणवादी कर्म कांडों के विरुद्ध नास्तिक एवं अनीश्वरवादी बौद्ध एवं जैन धर्मों का उदय हुआ। क्या पढ़ा हमने, कहीं ना कहीं 6वीं ईसा पूर्व के अंतर्गत ब्राह्मणवादी कर्म कांडों के विरुद्ध चला था ये नास्तिक एवं अनीश्वरवादी बौद्ध एवं जैन धर्म, ठीक है। तो पहले हम जैन धर्म को सही विकल्प से चुनेंगे, ठीक है। अगर जैन धर्म की बात होती है तो उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो थे हमारे ऋषभ देवता। अगर क्वेश्चन ये पुट कर दिया जाए कि प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे, तो वो थे हमारे ऋषभ देवता, ठीक है फ्रेंड्स। और अंतिम थे हमारे महावीर स्वामी, कौन से नंबर के, 24वें नंबर के। और अंतिम से 1 वर्ष पूर्व, इसका मतलब है जो 23वें थे वो थे हमारे पार्श्वनाथ जी, ठीक है। यहां से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं कि जो प्रथम जैन धर्म के स्थापना किसने की थी, तो वो थे हमारे ऋषभ देवता। और अंतिम जैन तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी। और 23वें जैन तीर्थकर थे वो थे हमारे पार्श्वनाथ जी। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें जन्म स्थान और बचपन का नाम, तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान कौन सा था, तो कुंडल ग्राम था। और बचपन का नाम था इनका वर्धमान, ठीक है। अगर माता पिता पत्नी पुत्री का नाम पूछे तो ये आपको क्लिक करना है। माता का नाम था त्रिशला, पिता का नाम था इनका सिद्धार्थ, पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूं संन्यास धारण और मृत्यु कब हुई, तो इन्होंने संन्यास धारण किया था 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। और 468 ईसा पूर्व में, मतलब लगभग 72 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु स्थान कौन सा था, तो वो था आपका पावापुरी, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा नालंदा में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ फैक्ट्स कवर करे हैं जैन धर्म से, जैसे कि और भी हम नीचे पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो आपको पहले पता होना चाहिए स्थापना की थी ऋषभ देवता ने, या प्रथम जैन तीर्थकर थे। और अंतिम थे महावीर स्वामी 24वें नंबर के। और 23वें थे पार्श्वनाथ जी। और इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और जन्म स्थान था कुंडल ग्राम। और बचपन का नाम था इनका वर्धमान। माता का नाम था त्रिशला, पिता का नाम था सिद्धार्थ, पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। संन्यास धारण की जब बात की जाती है तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। मृत्यु उनकी हो गई थी 468 ईसा पूर्व, लगभग 72 वर्ष में। और स्थान मृत्यु था इनका पावापुरी, मतलब नालंदा में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ फैक्ट्स मैं आपके समक्ष रखूंगा, जैसे कि महावीर स्वामी के जीवन की प्रमुख घटनाएं कुछ थी, जैसे कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। स्थान था वो आपका जाम्बी कग्राम के समीप, ठीक है। तो जाम्बी कग्राम के समीप इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। नदी की बात की जाएगी तो रिज्जूपालिका नदी, तो रिज्जूपालिका नदी के तट के किनारे बैठे थे कौन, प्रथम जैन तीर्थकर था, ठीक है। और वृक्ष था आपका साल वृक्ष। और ज्ञान को कहा जाता है कैवल्य, जिसको बोला जाता है सर्वोच्च ज्ञान। कैवल्य का अर्थ ही होता है सर्वोच्च ज्ञान, ठीक है। और कैवल्य की प्राप्ति के लिए महावीर को केवल जीन, विजेता, अधृत, योग्य आदि नामों से भी जाना जाने लगा। जब हम ज्ञान की बात करेंगे तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। स्थान कौन सा था, जाम्बी कग्राम के समीप इन्होंने इसको ज्ञान को प्राप्त किया था। नदी की बात की जाएगी तो रिज्जूपालिका नदी के तट पर। वृक्ष आपका साल का। ज्ञान को क्या कहलाया, कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। और कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर को कैवलियन जीन, जिसको बोलते हैं विजेता, अधृत को बोलते हैं योग्य आदि नामों से जाना जाने लगा। जितने भी मैंने पॉइंट्स आपके समक्ष रखे हैं, इन पॉइंट्सों का कहीं ना कहीं मेन और प्रीवियस
ईयर्स में पूछे गए सारे प्रश्न हैं, इसलिए मैंने आपके समक्ष रखे हैं। क्वेश्चन ये पुट होता है कि कहीं ना कहीं महावीर स्वामी जो थे उनको कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इसलिए मैंने आपको लिखा है 12 वर्ष। क्वेश्चन ये भी पुट कर सकता है किसके समीप हुई, तो जाम्बी कग्राम के समीप हुई थी। किस नदी के तट पर उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था, तो वो था आपका ऋजुपालिका नदी। या किस वृक्ष के नीचे बैठकर महावीर स्वामी जी ने ज्ञान को प्राप्त किया, तो वो था आपका साल वृक्ष। और इनके ज्ञान को क्या कहलाया गया, तो कैवल्य। कैवल्य का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। जैन संघ शिष्य है। ठीक है, जैन संघ के बारे में आपको कुछ तथ्य और शेयर करता हूं, जैसे कि पावापुरी में इसकी स्थापना हुई थी और इनके कुछ शिष्य थे। तो मैं आपको 2 शिष्य बताऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जाम्बली, चंदना, सूदधर्मन, महासंयम, कुंड कौलिय, नंदी निपिया, कामदेव। ठीक है, तो सारे के सारे ये आपके हैं जैन शिष्य। तो वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका जमाली और रहेगा आपका शुद्धवर्मन। इन दोनों को आपको डेफिनेटली याद करना है, ये जैन के शिष्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए जैन संघ कहाँ पे, पावापुरी में स्थापना हुई थी इसकी, और इनके शिष्य थे जमाली, चंदना, सूदवर्धन, महासंयम, कुंड कौलिय, नंदी नितिया और कामदेव आदि। ठीक है, और कुछ समितियां हुई थी जैन महासंगीतियां। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब जैन महासंगीतियों की बात होती है तो मैं आपको बताता हूं केवल 2 संगीतियां हुई थी जो एग्जाम के उद्देश्य से इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में उपस्थित भी हुई है। इस प्रकार अगर हम बात करें जो प्रथम जैन संगीति थी वो कहां पर हुई थी, तो 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व के मध्य में प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन किया गया था। स्थल था आपका पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, स्थल था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। क्वेश्चन ये पुट किया जाएगा कि प्रथम जैन संगीति में अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे, या प्रथम जैन संगीति में स्थल कौन सा था, तो वो था पाटलिपुत्र। कि वर्ष तो पूछेगा ही नहीं, फिर भी मैंने आपके समक्ष वर्ष को लिख दिया है। जब द्वितीय जैन महासंगीति की बात होती है तो 512 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। स्थल था वल्लभी, अध्यक्ष थे श्रमा श्रवण। अध्यक्ष तो आपको डेफिनेटली याद करना है और स्थल भी आपको याद करना है। अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र और दूसरे के थे क्षमा श्रवण। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार मैं आपके समक्ष कुछ मेन पॉइंट्स भी रखूंगा, जैसे जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत था साम्यवाद, या उसको बोलते हैं अनेकांतवाद। ठीक है, और त्रिरत्न थे जैसे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, और पंच महाव्रत, पंच माने 5 महाव्रतों का इन्होंने आयोजन किया था, जैसे कि अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य और था 5वां ब्राह्मण। लेकिन जो शुरू के 4 थे वो पार्श्वनाथ के द्वारा लाए गए थे, और जो लास्ट वाला है ब्रह्मचार्य है, ये महावीर स्वामी जो कि 24वें जैन तीर्थकर थे। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए जो शुरू के 4 थे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य, ये पार्श्वनाथ जो कि 23वें जैन तीर्थकर थे, इनके द्वारा लाए गए थे। और 5वां ऐड हुआ था ब्रह्मचार्य, ये लेकर आए थे महावीर स्वामी जो कि 24वें और अंतिम जैन तीर्थकर थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये पुट होता है कि प्राचीनतम जैन साहित्य को क्या कहा जाता है और इनकी रचना किस भाषा में हुई। तो दोस्तों प्राचीन जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है, और इनकी अगर रचना की बात होगी तो प्राकृत भाषा में इनकी रचना की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष क्या क्या बताया है, 2 जैन संगीतियां बताई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्थल था पाटलिपुत्र और दूसरे का था वल्लभी, और पहले के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और दूसरे के थे क्षमा श्रवण। और मैंने आपको बताया त्रिरत्न, ये आपको डेफिनेटली याद करना है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण इन्होंने दिया था। और साथ ही दोस्तों पंच महाव्रत भी मैंने आपको बताए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य और ब्रह्मचार्य। शुरू के 4 कौन लेके आए थे, 23वें जैन तीर्थकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ, और 5वां जो लेके आए थे महावीर स्वामी जी जो कि 24वें या अंतिम जैन तीर्थकर थे। उसी प्रकार मैंने आपको बताया प्राचीनतम जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम, और इनकी रचना किस भाषा में हुई, तो प्राकृत भाषा में। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कहीं ना कहीं जब जैन धर्म अच्छे तरीके से चल रहा था तो आगे जाकर जैन धर्म का भी विभाजन हो चुका था। एक था आपका श्वेतांबर और दूसरा था आपका दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं जिन शब्दों के आधार पर इनका वर्णन किया गया तो इन्हीं वर्णन के आधार पर उनका मतलब निकलता है। ठीक है, जब श्वेतांबर की बात होती है तो कहीं ना कहीं श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर क्या थे, ये वस्त्रों का परित्याग करते थे। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। जैन धर्म विभाजन प्रक्रिया का वर्णन ये 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन ये पुट होगा कि जो जैन धर्म था वो कितने भागों में बटा था, 2, 3, 4 या 5, तो आपको क्लिक करना है 2। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन ये पुट कर देगा किस में नहीं बटा था तो आपको दे देगा श्वेतांबर, दिगंबर, और भी 2 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको केवल 2 क्लिक करना है, या 1 और 2 दोनों, तो आपको क्लिक करना है श्वेतांबर और दिगंबर दोनों, ऑप्शन 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था,
तो वो था सूदवर्मन। ये सूदवर्मन कौन था? ये था शिष्य, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी, जो कि 24वें और अंतिम जैन तीर्थकर थे, इनकी मृत्यु के बाद सूदवर्मन जी को जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार अब हमने जैन धर्म को पढ़ा है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म को जानना अति अनिवार्य है, बिकॉज क्योंकि बौद्ध धर्म से आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आपको मिलेंगे और यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ इसको कवर किया है। तो इस प्रकार हम बौद्ध धर्म को शुरुआत करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा बौद्ध धर्म को स्थापित किया गया था और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ तथ्य मैं आपके समक्ष रखूंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जन्म और जन्म स्थान की बात की जाएगी तो 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था और कहां पर हुआ था? तो लुम्बिनी, ठीक है, उसको बोलते हैं कपिल वस्तु। लुम्बिनी कहां पर है? बिहार में। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूं पिता, माता और बचपन का नाम क्या था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इसी प्रकार दोस्तों जब पालन पोषण की बात होती है तो गौतमी प्रजापति ने किया था। क्वेश्चन ये पुट होता है जो गौतमी प्रजापति थी ये कौन थी? तो ये इनकी मौसी थी। मैं एक्चुअल में आपको बता देता हूं, जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनकी जब माता की मृत्यु हो गई थी तो इनका जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था गौतमी प्रजापति। इसी प्रकार जब विवाह की बात होती है तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था और पुत्र था इनका राहुल और इनकी पत्नी थी यशोधरा, ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपको क्या बताया कि इनकी 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था और इनकी पत्नी थी यशोधरा और पुत्र था इनका राहुल, ठीक है। पालन पोषण मैंने आपको बताया गौतमी प्रजापति ने किया था जो कि इनकी मौसी थी। पिता के नाम था इनका शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया और बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इसी प्रकार दोस्तों जब जन्म और जन्म स्थान की बात होती है तो आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? लुम्बिनी में। इसी प्रकार मैं आपको कुछ घटनाएं ऐसे बताने वाला हूं जो एग्जाम में डेफिनेटली आती है, बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। गृह त्याग की बात की जाती है तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, लेकिन एक वर्ड से इसको रिप्रेजेंट किया गया। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसको महाभिनिष्क्रमण का नाम दे दिया गया या इसकी संज्ञा दे दी गई। इस घटना को यह संज्ञा दे दी गई थी महाविनिष्क्रमण, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति की जब बात होती है तो 35 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया जो बैसाखी पूर्णिमा के दिन में, और घटना था संबोधि, स्थान था बोध गया और वृक्ष था पीपल का वृक्ष। लेकिन जब जैन धर्म की बात हुई थी मैंने आपको बताया था वो था साल का वृक्ष, और बुद्ध ने कहां पे ज्ञान को प्राप्त किया था? तो वो था आपका पीपल का वृक्ष। स्थान था बोध गया और घटना को बोलते हैं संबोधि, और 35 वर्ष की आयु में किस दिन? बैसाखी पूर्णिमा के दिन। इसी प्रकार दोस्तों जो प्रथम उपदेश था वो कब दिया था बुद्ध ने? तो वो दिया था सारनाथ में, और घटना कहलाई धर्म चक्र परिवर्तन। मतलब कहीं ना कहीं उनका धर्म का चक्र परिवर्तन हो गया, चलता गया, आगे बढ़ते गए, प्रोग्रेस किया उन्होंने। इस प्रकार कहीं ना कहीं जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो उसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन, और जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसको बोला गया था महाभिष्क्रमण, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जब मृत्यु की बात होती है तो काल है आपका 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। दिन था वैशाखी पूर्णिमा का। जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसी दिन इनकी मृत्यु भी हुई थी, वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही। स्थान था कुशीनगर, और घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। मतलब महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना कहलाई थी। उसी प्रकार प्रथम उपदेश को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, और गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? महाभिष्क्रमण, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार मैं कुछ मेन पॉइंट्स आपके समक्ष रखूंगा, जैसे कि बुद्ध धर्म या बुद्ध संघ को त्रिरत्न कहा जाता था। साथ ही दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो वह है आपका त्रिपिटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको डेफिनेटली ऐसा उपस्थित देखने को मिलेगा कि बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो आपको सही विकल्प चुनना है। तो क्या चुनना है आपको? त्रिपिटक। और ये त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको यह भी पता होना चाहिए, पाली भाषा में लिखा गया है। और ये त्रिपिटक का नाम क्या क्या है ये भी बता दो। तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये पता होनी चाहिए सारी की सारी चीजें कि बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक को माना गया है। वो है आपका विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। और किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में इसको लिखा गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं कि एक क्वेश्चन आप यहां से याद कर लेना। जो बौद्ध धर्म था वो महायान और हीनयान 2 भागों में विभक्त हो गया था, ठीक है। तो ये किस बौद्ध संगीति में विभक्त हुआ था? तो ये डेफिनेटली ये एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन आया इसलिए मैंने जगह भी नहीं थी और आपके लिए स्पेस बनाकर उसको लिखा मैंने, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था महायान और हीनयान नामक
ठीक है फ्रेंड्स। तो और ये जो चतुर्थ बौद्ध संधि थी वो किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में 72 ईस्वी में। कहां पर? कुंडल वन में। ठीक है। और बौद्ध प्रतीक की जब मैं कुछ बात करता हूं, जैसे कि कमल एवं सांड का जो प्रतीक था वो था जन्म का, और घोड़ा था गृह त्याग का, पीपल वृक्ष जो था ज्ञान का था, और पद चिन्ह निर्वाण एवं स्तूप या मृत्यु का प्रतीक था। ठीक है। तो कभी कभी चिन्ह भी पूछता है कमल एवं सांड किसका प्रतीक है बौद्ध धर्म में, तो आपको बताना पड़ेगा जन्म का है। अगर क्वेश्चन ये पुट कर दे बौद्ध में घोड़ा किसका प्रतीक है, तो गृह त्याग का है। और पीपल वृक्ष बौद्ध किस प्रतीक को उजागर करता है, तो ज्ञान का है। पद चिन्ह बौद्ध प्रतीक में किसको उजागर करता है, तो निर्वाण एवं स्तूप मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। पद चिन्ह को। इसी प्रकार मैं आपसे कुछ कहने वाला था कि बौद्ध संगीतियां भी होती, जैसे कि जैन संगीतियां मैंने आपको बताया था कि 2 जैन संगीतियां हुई थी, उसी प्रकार बौद्ध संगीतियां भी हुई थी जो कि 4 थी। और यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिलेगा। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। कहां पर? राजगृह में। अजात शत्रु था कौन दोस्तों? ये हर्यक वंश से संबंधित था, और हर्यक वंश की जो स्थापना थी वो की थी बिंबिसार ने, और बिंबिसार का पुत्र था आपका अजात शत्रु, और अजात शत्रु का पुत्र था उदयन। मैं आपको बताता हूं, बिंबिसार को इनके पुत्र अजातशत्रु ने मारा, और अजातशत्रु को इनके पुत्र उदयन ने मार दिया था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब मगध का उत्कर्षक हुआ था तो कहीं ना कहीं हर्यक वंश सबसे पहले आया था, तो ये हर्यक वंश से संबंधित है अजातशत्रु। थोड़ा डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, केवल हम पढ़ते हैं बौद्ध संगीतियां। मैं आपको डिटेल से बाद में समझाऊंगा। जैसे कि अगर बौद्ध संगीति की बात हुई है तो 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो अजातशत्रु के काल में हुई थी। कहां पर? राजगृह में। 383 ईसा पूर्व में काल अशोक के काल में हुई थी। कहां पर हुई थी? वैशाली में। ठीक है। और 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ये कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसके काल में हुई थी? तो अशोक के काल में। और 72 ईस्वी मैंने आपको बताया था कनिष्क के काल में हुई थी। कहां पर? कुंडल वन में। इसी प्रकार मैंने आपको 4 बौद्ध संगीति बताई। अगर आपसे सन याद नहीं होते तो केवल आपको व्यक्ति का नाम और कहां पर घटना घटित हुई थी आपको ये चीज डेफिनेटली पता होनी चाहिए। ठीक है। पहली मैंने आपको बताया अजातशत्रु के काल में। कहां पर? राजगृह में। दूसरी हुई थी कालाशोक वैशाली में। तीसरी हुई थी अशोक पाटलिपुत्र में। चौथी हुई थी आपकी कनिष्क कुंडल वन में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही जो आपका बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से हमने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब हम कवर करेंगे मगध का उत्कर्षक, मतलब मगध किस प्रकार से उभरकर सामने आया। ठीक है। मगध जो था मैंने आपको बताया था 16 महाजनपदों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है मगध राज्य। यहां पर इतने वंशों ने शासन किया और आगे बढ़ते गए। क्यों? मैं मगध का आपको एक कारण बताता हूं, मगध पर ऐसा शासन क्यों करते गए। क्योंकि जो यहाँ की भूमि थी वो काफी उपजाऊ थी, नदियां थी, जिस कारण यहाँ का जो रहन सहन था, जो यहाँ की कृषि थी, जो यहाँ की खेती बाड़ी थी, जो यहाँ का पशुपालन था, अति उत्तम था, नंबर 1 पे था। इसलिए मगध को सर्वोच्च संज्ञा दी गई थी। इसलिए दोस्तों जो मगध था वो एक उभर कर सामने आया। अगर हम मगध की बात करें तो हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा, और मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव मतलब होता है शुरुआत, हर्यक वंश के शासन के साथ शुरू हुई। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मगध कब उभरा, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राज्य एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा था, और मगध का एक साम्राज्य के रूप में शुरुआत हुई किसके काल में? हर्यक वंश के शासन काल में, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। तो दोस्तों इसको मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा जो आपके लिए बेहद और वेरी वेरी बेनिफिशियल साबित होगा। उसी प्रकार दोस्तों जैसे कि मैंने आपके समक्ष रखा मगध, तो मगध की सबसे प्राचीन और पहली राजधानी कौन सी थी? तो वो थी आपकी गिरिब्रज, जिसको बोलते हैं राजगृह। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले आया था आपका हर्यक वंश, उसके बाद आया था आपका नागवंश, तीसरे पे आया था आपका नंद वंश, चौथे पे आया था मौर्य वंश, पांचवें पे आया था आपका शुंग वंश, छठे पे आया था कर्ण वंश, सातवें के बाद आया सातवाहन वंश, और आपका आया गुप्त वंश। इसी प्रकार और भी वंश आते गए, तो मैं आपको डिटेल्स में नीचे पढ़ाऊंगा। ये जो वंश थे इन्होंने मगध साम्राज्य पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैक्ट्स के साथ कवर करेंगे। हर्यक वंश की जब बात होती है तो इसका जो शासनकाल था वो था आपका 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व के मध्य में, और संस्थापक था हर्यक वंश का बिंबिसार, मैंने आपको ऊपर बता दिया था, और अंतिम शासक था नागदशक। ठीक है। क्वेश्चन ये पुट करता है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था, और स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। इसी प्रकार आपका आया नागवंश। तो नागवंश का जो शासनकाल था वो 412 ईसा पूर्व से लेके
344 ईसा पूर्व के मध्य में था। तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी शिशुनाग ने और अंतिम शासक था नंदीवर्धन। इसी प्रकार आपका तीसरे पे नंदवंश। नंदवंश का जो शासनकाल है वो 321 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना की थी महापद्मनम ने और अंतिम शासक था धनानंद। उसी प्रकार आपका आया मौर्य वंश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वंश है मौर्य वंश। ये आया था 322 ईसा पूर्व में। इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने और अंतिम शासक था भद्रथ। ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट आया शुंग वंश। शुंग वंश का जो शासनकाल था वो था आपका 185 ईसा पूर्व से लेके 75 ईसा पूर्व। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। और कैसे की गई थी? जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था भद्रथ, ये इसका सेनापति था और इसने धोखाधड़ी से इसको मार दिया और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ये कौन था? एक ब्राह्मण था। ठीक है। और अंतिम शासक था आपका देवभूति। जब कर्ण वंश की बात हुई है तो आपका 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के मध्य में इसका शासनकाल रहा और इसका संस्थापक था वासुदेव। और जब अंतिम शासक की बात होती है तो उसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार आपका था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी और अंतिम वंश की कोई भी नो इन्फॉर्मेशन। इसी प्रकार दोस्तों गुप्त वंश। गुप्त वंश की जब बात होती है तो 240 ईसा पूर्व से लेके 280 ईस्वी के मध्य में गुप्त वंश की नींव रखी गई थी और संस्थापक था इसका श्री गुप्त और अंतिम था विष्णुगुप्त तृतीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि संस्थापक कौन था और अंतिम शासक कौन था। और आपको डेफिनेटली ये जरूर याद रखना है, क्वेश्चन में एग्जाम कभी कभी ऐसे डाल देता है कि कौन सा वंश अंत में आया, तो आपको ऊपर नीचे करके दे देगा। तो आपको क्रम वाइज भी याद होना चाहिए कि कौन सा वंश अंत में आया और कौन सा वंश शुरू में आया। तो पहले मैंने आपको बताया हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इसी प्रकार गुप्त वंश। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा होगा कि मगध के अंतर्गत कितने वंशों ने राज किया। अब पढ़ेंगे थोड़ा सा हम डिटेल में हर्यक वंश। सर्वप्रथम हमारा वंश कौन सा था? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की जब बात होती है तो संस्थापक कौन था? बिंबिसार। मैंने आपको बताया था। ठीक है। और बिंबिसार कौन था? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसकी मृत्यु किसने की थी? तो मैंने आपको बताया भी था कि इसका पुत्र था अजातशत्रु। ठीक है। अजातशत्रु ने ही इसकी मृत्यु कर दी थी। इसी प्रकार अजातशत्रु की मृत्यु भी मैंने आपको बताया, इसका पुत्र था उदयन, उसने कर दी थी। और इसी उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। इसको डेफिनेटली आपको याद करना है कि जो उदयन था इसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी की थी। ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार अगर हम आ जाते हैं नंदवंश। जब नंदवंश की बात होती है तो संस्थापक था इसका महापद्मनम और अंतिम कौन था? धनानंद। ठीक है। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जब नंदवंश की बात हुई है तो नंदवंश के समय मैसेडोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। जैसे कि आपको पता भी होगा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। और सिकंदर ने राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे पर युद्ध लड़ा था और इस युद्ध को एक युद्ध की संज्ञा दी गई थी या उस युद्ध के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है हाइडे स्पीच का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। सिकंदर ने राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे पर युद्ध लड़ा था जिसको बोलते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पता होना चाहिए किस किस के मध्य हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में, किस नदी के किनारे पर? तो झेलम नदी के किनारे पर। और इस युद्ध को हाइडे स्पीच युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी मृत्यु की बात होगी तो उसकी मृत्यु एक ज्वर से हो गई थी बेबीलोन में। ठीक है फ्रेंड्स। और अंतिम शासक कौन था? वो था आपका धनानंद। कहाँ का? नंदवंश का। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं मौर्य वंश। मैं केवल आपके समक्ष वही वंशों को रख रहा हूं जो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस आपके समक्ष आते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मौर्य वंश। जब मौर्य वंश की बात हुई है तो संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स हमें कवर करने हैं, थोड़ा समझने में इसको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही बड़ा है और काफी बढ़िया बढ़िया जो काम हुए हैं वो इसी वंश में हुए हैं। इसी प्रकार दोस्तों और काफी प्रचलित वंश रहा है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश की जब बात होती है तो इस वंश का जो संस्थापक है दोस्तों वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। और गुरु का नाम क्या था इनके? चाणक्य, जिसको बोलते हैं कौटिल्य। मैंने आपको बताया भी था जो कौटिल्य है इसने कौन सी बुक लिखी? अर्थशास्त्र। काफी लोगों को लगेगा जो अर्थशास्त्र है वो अर्थव्यवस्था पर आधारित होगी, नहीं। तो दोस्तों वह है आपकी राजनीति पर आधारित है। ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य को। ठीक है। तो इनके गुरु थे चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और चाणक्य ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? तो अर्थशास्त्र को लिखा था, जो कि मैंने आपको बताया ये अर्थव्यवस्था पर आधारित ना होकर राजनीति संबंधी बातों पर आधारित थी।
इसी प्रकार दोस्तों मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा की बात की जाती है तो उस समय जो मुद्रा थी उसको बोलते थे पण। क्या बोलते थे? पण। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किसने आक्रमण किया था? तो वो था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम क्या था? तो वो था मेगास्थनीज। राजदूत समझते हो जिसको बोलते हैं एम्बेसडर। ठीक है, तो इसका जो राजदूत का नाम था वो था मेगास्थनीज, और इसी ने ही एक पुस्तक को लिखा था जिसका नाम था इंडिका नामक पुस्तक। एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि जो इंडिका नामक पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो उसको लिखा है दोस्तों मेगास्थनीज ने। तो मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। तो सारी की सारी आपको डिटेल से पढ़ना है और डीप तरीके से पढ़ना है और थ्योरी के माध्यम से पढ़ना है, इसलिए मैंने आपके समक्ष सारे पॉइंटों को रखा है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया। ठीक है, तो आपको यह पॉइंट भी पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब वो मर रहा था या ठीक है जब वह अंतिम दशा में था तो उसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी जिसका नाम था कॉर्नेलिया, के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह भी किया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था, और इसकी पुत्री से ही विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसका नाम था कॉर्नेलिया। हाईलाइट कर रखा दोस्तों, जो हाईलाइट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसने भारत के 8 महाजनपदों पर भी कब्जा किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार मैं मृत्यु की बात करूं कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो वो थी आपकी श्रवण बेलगोला में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो चंद्रगुप्त था उसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? आपकी श्रवण बेलगोला में। और इसके बाद जो अगला शासक था वो था आपका बिंदुसार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका बेटा था बिंदुसार और इसके पिताजी थे चंद्रगुप्त। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जब बिंदुसार की बात होती है तो पुराणों में बिंदुसार को अनेक नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन ये पुट होता है कि अमित्रघात की जो उपाधि है या अमित्रघात के नाम से किस मौर्य शासक को जाना जाता है? तो आपको सही विकल्प चुनना है बिंदुसार को। तो बिंदुसार का अन्य नाम है अमित्रघात, वारिसार और भद्रसागर। ये सारा का सारा जो नाम है ये बिंदुसार को दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार किस धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था। किसने? बिंदुसार ने। बिंदुसार के शासनकाल में ही तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इसने अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। क्वेश्चन ये पुट होता है जो तक्षशिला में विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों वह बिंदुसार के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम बात कर रहे थे कि बिंदुसार के शासनकाल में ही तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इसने ही अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की जो प्रजा थी वहां का उन्होंने प्रेम और विश्वास भी जीता था। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता लगा होगा कि पुराणों में बिंदुसार को अनेक नाम दिए गए हैं जैसा कि अमित्रघात, वारिसार और भद्रसागर। और किस धर्म को अपनाया? तो जैन धर्म को अपनाया। और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और अपने पुत्र को भेजा था अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए। जब वे विद्रोह को दबाने के लिए गए तो वहां पर उन्होंने प्रजा का प्रेम लूटा और विश्वास भी जीता था। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अशोक, अगले आते हैं आपके अशोक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक दोस्तों गद्दी पर कब बैठा? अशोक गद्दी पर बैठा था 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, और मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक माना गया था अशोक को। ठीक है, और शिलालेखों का जो प्रचलन था यह प्रारंभ था तो अशोक के शासनकाल में ही शिलालेखों का प्रचलन भी शुरू हुआ था। ठीक है, पहले आपको 3 पॉइंट्स याद करने हैं। ये गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। और मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो अशोक था। और शिलालेखों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो अशोक के शासन काल में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? जो शिलालेखों का प्रचलन था या प्रारंभ हुआ था वो किसके काल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। लेकिन मैं आपके समक्ष कुछ मेन पॉइंट्स को रखूंगा जो एग्जाम के उद्देश्य से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इन शिलालेखों की जो खोज थी वो सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी फैंथलर ने की थी। आपको उनका नाम याद रखना है, टी फैंथलर। तो टी फैंथलर का जो नाम है वो इतिहास में सर्वाधिक रिपीट होने वाला नाम है। क्यों? क्योंकि इन शिलालेखों की जो खोज थी वो सबसे पहले 1750 ईसा पूर्व में की थी और सबसे पहले 1837 में इसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था इन शिलालेखों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए जो मेन पॉइंट्स मैंने हेडिंग दी है इन पॉइंट्सों को आपको अनुचित वर्णन होना चाहिए कि इन शिलालेखों की जो खोज थी वो सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी फैंथलर ने की थी और सबसे पहले 1837 में इसको किसने पढ़ा था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप। इन शिलालेखों को पढ़ लिया था। इसी प्रकार दोस्तों
प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध की भरी मारकाट को देखकर इन्होंने शस्त्रों को त्याग दिया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए प्रारंभ में जो अशोक था वो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ तो कलिंग युद्ध की भारी मारकाट को देखकर, विद्रोह को देखकर इन्होंने शस्त्रों को त्याग दिया। और अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किस बुद्ध शिष्य से ली थी? तो उनका नाम था उपगुप्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों अशोक को देवाना प्रिय के नाम से भी काफी जाना जाता है। और दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था आपका भद्ररथ। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या आपके पॉइंट क्लियर होते हैं कि प्रारंभ में तो जो अशोक था वो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन एक कलिंग युद्ध हुआ था जिसकी भारी मारकाट को देखकर इनने शस्त्रों को त्याग दिया। और अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ से ली थी? वो किस बौद्ध शिष्य से ली थी? तो वो था उपगुप्त। इसी प्रकार मैंने आपको क्या बता, देवाना प्रिय के नाम से कौन सा शासक मशहूर था? तो वो था आपका अशोक। ठीक है, और मौर्य वंश का अंतिम शासक ये एग्जाम में एसएससी स्टेनो 2017 में पूछा गया है, तो वो था आपका भद्ररथ। तो आपको यह पता होना चाहिए मौर्य वंश का अंतिम शासक था भद्ररथ, और इनको अशोक को देवाना प्रिय की संज्ञा भी दी गई है। और अशोक ने जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी कहां से ली थी? तो उपगुप्त से ली थी। और पहले किसका शिष्य था? तो था ये जैन धर्म का शिष्य है। जब कलिंग युद्ध हुआ तो कलिंग युद्ध की भारी मारकाट को देखकर इसने शस्त्रों को त्याग दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट आता दोस्तों शुंग वंश। अगर हम शुंग वंश को समझने का प्रयत्न करें तो शुंग वंश को समझने के लिए हमें कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालना होगा। जैसे कि दोस्तों शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व में इस्टेब्लिश हुआ था। स्थापना किसने की थी? मैंने आपको बताया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये था कौन? ये भद्ररथ का सेनापति था। और भद्ररथ कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक। ठीक है, इसी प्रकार मैंने आपको उसकी जाति भी बताई थी, तो ब्राह्मण था। और उसके समय में ही भागवत धर्म का विकास हुआ था। ठीक है, तो उसके समय में ही भागवत धर्म का विकास हुआ। और पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध करवाए? तो दोस्तों 2 अश्वमेध करवाए थे। ठीक है, तो यहां से हमारे 3 पॉइंट्स कवर होते हैं कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये था कौन? तो भद्ररथ का सेनापति था। और भद्ररथ कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और किस जाति का था? तो दोस्तों ब्राह्मण था। और पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध करवाए थे अपने जीवन काल में? तो वो थे आपके 2। और उसके समय में भागवत धर्म का विकास हो चुका था। इसी प्रकार हमारा दोस्तों नेक्स्ट आता है कर्ण वंश। कर्ण वंश को जानना भी जरूरी है। क्यों? क्यों? कारण यह है क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नहीं रहे, तो आपको केवल इसकी स्थापना पता होनी चाहिए। इसकी स्थापना की थी वासुदेव ने। इसी प्रकार जो हमारा मेन वंश है सातवाहक वंश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंश है, यह है आपका सातवाहक वंश। स्थापना की थी दोस्तों इसकी सिमुक ने। किसने स्थापना की थी सातवाहक वंश की? सिमुक ने। और महान शासक था इसका गौतमी पुत्र शतकर्णी। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी राज की भाषाएं क्या थी? तो वो थी प्राकृत। लिपि की बात की जाएगी, लिखते किस भाषा में थे? तो ब्राह्मी लिपि में लिखते थे। और इसी काल में तांबे तथा कांसे के अतिरिक्त शीशे के सिक्के बहुत प्रचलित हुए। क्वेश्चन ये पुट होता है कि किस वंश के शासनकाल में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के को चलाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए सातवाहक वंश के अंदर ही शीशे के सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। ठीक है, स्थापना मैंने आपको बताया सिमुक ने की थी। और महान शासक की जब बात की जाएगी तो गौतमी पुत्र शतकर्णी थे। इनकी राज की भाषा थी प्राकृत। और लिपि मतलब कैसे लिखते थे? तो ब्राह्मी लिपि में। और इसी काल में तांबे तथा कांसे के अतिरिक्त शीशे के सिक्के बहुत प्रचलित हुए। तो ये से हमारा खत्म हुआ सातवाहक वंश। ये मैंने आपके लिए मेन पॉइंट्स लिखे हैं जहां से एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम आ जाते हैं गुप्त वंश। जब गुप्त वंश की बात होती है तो गुप्त वंश का संस्थापक है आपका श्री गुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त को प्रथम को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, और गुप्त संवत प्रारंभ कब हुआ था? तो 319 ईसा पूर्व में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा था कि गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका हुआ था 319 ईसा पूर्व में। ठीक है, और श्री गुप्त ने कितने महाजनपदों को जीता? तो 6 महाजनपदों को जीता था श्री गुप्त ने। ठीक है, क्वेश्चन है मैं दोनों को, आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पुट किया कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको सही विकल्प चुनना श्री गुप्त। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पुट कर दे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और गुप्त संवत प्रारंभ कब हुआ था? 319 ईसा पूर्व में। और श्री गुप्त ने कितने महाजनपदों को जीता? तो 6। यहां से आपके ये मेन पॉइंट थे। इसी प्रकार दोस्तों हम आ जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम पर। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम पर आ जाते हैं।
चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था और इन्हीं ने ही गुप्त संवत की स्थापना की थी 319 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेन पॉइंट्स मैंने आपको क्या बताया चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी थी उनके साथ विवाह कर लिया था और गुप्त संवत की जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी कब, 319 ईसा पूर्व में। इसी प्रकार नेक्स्ट जो शासक आए इनके बाद वो थे समुद्रगुप्त। इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है इतिहास में। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इन्होंने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए देवी की मूर्ति अंकित की थी। जो मैंने आपके लिए हेडलाइन लिखी है ना, इसी हेडलाइन से आपका क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा कि कौन सा ऐसा गुप्त शासक है जिन्होंने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए देवी की मूर्ति को अंकित किया है। तो वह है कि आपको समुद्रगुप्त। ठीक है, और भारत का नेपोलियन भी इनको कहा जाता है, किसे, समुद्रगुप्त को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि महापराक्रमी होने के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, और अगला है आपका, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। हमें 2 पॉइंट यहां से मिले समुद्रगुप्त से कि कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिन्होंने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए देवी की अंकित किया है, तो वह है आपका समुद्रगुप्त। और भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है, तो वह आपका समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तो मैं दोस्तों इसके बारे में आपको बताता हूं। यह भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने भारत में शकों के आक्रमण को विफल कर दिया। ठीक है, और भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के इसी ने चलाए थे। और इसके जब अन्य नाम की बात होती है तो देवगुप्त, देवराज और देवश्री। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बताता हूं इसके काल में कुछ महान विद्वान इसके शासन काल में रहते थे। तो इन विद्वानों का आपको नाम डेफिनेटली याद होना चाहिए। क्वेश्चन ये पुट होता है जो कालिदास हैं या आर्यभट्ट हैं या वराहमिहिर है या ब्रह्मगुप्त है या सुश्रुत है, ये किसके शासन काल में रहते थे, तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ये सभी विद्वान रहते थे। कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और सुश्रुति। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि आर्यभट्ट कौन थे, तो दोस्तों खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ, ये दोनों थे आपके आर्यभट्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आर्यभट्ट ने ही सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। क्वेश्चन ये पुट होता है कि सूर्य सिद्धांत की रचना किसने की, तो आपको पता होना चाहिए आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने ही सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। वराहमिहिर कौन थे, तो वराहमिहिर कौन थे दोस्तों, ये थे एक खगोल शास्त्री। ठीक है, और कालिदास ने मेघदूतम और कुमार संभव की रचना की थी। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट समक्ष मैंने पॉइंट रखा आपके समक्ष। कालिदास ने मेघदूतम और कुमार संभव की रचना की थी। क्या बोला मैंने, मेघदूतम और कुमार संभव की। क्यों बोला बार बार, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कालिदास ने की थी। ठीक है, आर्यभट्ट आप क्लिक मत कर देना, वराहमिहिर क्लिक मत कर देना। कालिदास ने लिखा था मेघदूतम और कुमार संभव को। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, किसके शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को। इसके बाद अगला शासक कौन बना, तो वो था आपका कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त के बारे में कुछ तथ्य को जान लेते हैं, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त ने की थी। इसी प्रकार दोस्तों अगला शासक कौन बना, तो वो था आपका स्कंदगुप्त। जो मैंने बोला ना नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन उपस्थित हुआ है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किस गुप्त शासक ने की, तो वो थे आपके कुमारगुप्त। और अगला शासन बना स्कंदगुप्त। और गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके थे, तो वो थे आपके कुमारगुप्त के ही मिलते हैं गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख। इसी प्रकार दोस्तों जब स्कंदगुप्त की बात हुई है तो इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं, जैसे कि भारत में कृत्रिम झीलों का निर्माण किस गुप्त शासक ने करवाया, तो वो था आपका स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है हुरणों का जो आक्रमण हुआ था वो किस गुप्त के शासनकाल में हुआ, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुरणों का आक्रमण हुआ था। उसी प्रकार दोस्तों गुप्त वंश के जब अंतिम शासक की बात होती है तो काफी मतभेद रहा है, या तो विष्णुगुप्त तृतीय रहा है या भानुगुप्त मिलेगा। तो दोनों में से आपको जो भी विकल्प मिले तो आप उसको सही चुन सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं देगा, क्यों, क्योंकि मिसलेनियस है, इसके अंतर्गत मतभेद माना जाता है। इसलिए गुप्त वंश का जो अंतिम शासक है या तो विष्णुगुप्त तृतीय या भानुगुप्त, ये दोनों ही मिलते हैं। तो मैं इसके लिए कोई कंफर्म नहीं कह सकता। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है स्कंदगुप्त के बारे में भी। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपके समझ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखने जा रहा हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेदों की संख्या भारत में कितनी बताई थी मैंने आपको 4, और वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान।
ऋग्वेद की मैंने आपको बताया था, जैसे कि जो 4 आपको वेद बताए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद में मैंने आपको क्या बताया, भारत का सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद को क्या बोला जाता है, गद्य और पद्य वाला वेद। साम का क्या अर्थ होता है, गाना, मतलब इसको संगीत का वेद कहा जाता है। अर्थवेद को दोस्तों जादू टोने वाला वेद कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है आपका कल्हण। और यह पुस्तक किसके इतिहास पर संबंधित है, तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है कल्हण पुस्तक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कल्हण के द्वारा लिखी गई है रजत रंगिनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स मैंने हाईलाइट क्यों किए, आपका क्वेश्चन ये पुट होना चाहिए। ये पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि ये क्वेश्चंस में कई बार एग्जाम में उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो वेदों की संख्या भारत में 4 है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। एक बार क्वेश्चन ये पुट हुआ था, वेद का अर्थ क्या होता है, तो 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें आपका ज्ञान भी था, तो आपको पता होना चाहिए वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इसी प्रकार दोस्तों रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कल्हण है। और आपको ये भी पता होना चाहिए किसके इतिहास पर आधारित है, तो दोस्तों कश्मीर के इतिहास पर आधारित है आपकी रजत रंगिनी पुस्तक। इसी प्रकार दोस्तों आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूं, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके काल में आया था, तो मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन के काल में ऊपर। ठीक है, और फाहियान ये भी चीनी यात्री था, किसके काल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ये आया था फाहियान। ठीक है, दोनों ही चीनी यात्री थे लेकिन अलग अलग शासन में आए थे। ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया और ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है आपका नागार्जुना को। ठीक है, तो वेरी वेरी कुछ जो पॉइंट्स थे जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके समक्ष रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या पता लगा, वेदों की संख्या 4 है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक है आपके कल्हण और यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। और चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है वो किसके शासन काल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। इसी प्रकार एक चीनी यात्री और था फाहियान, ये किसके शासन काल में आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। और भारत का आइंस्टाइन वो है आपका नागार्जुना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश की। तो दोस्तों जब दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश की बात की जाती है तो यहाँ पर 5 वंशों के द्वारा शासन को स्थापित किया गया था। जो पहला शासन था, डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। जैसे पहले आया था पल्लव वंश जो कि 575 से 600 ईस्वी के मध्य में आया। और उसके बाद राष्ट्रकूट वंश आया जो कि 752 ईस्वी में स्थापित हुआ। उसके बाद आया आपका चालुक्य वंश वातापी। ये दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। 2 चालुक्य वंश थे, तो एक था आपका वातापी वाला, एक था आपका चालुक्य वंश कल्याणी वाला। उसके बाद आपका आया था चोल वंश जो कि 9वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य में इनका राज रहा। तो मैंने आपको क्या बताया, दक्षिण भारत के जब प्रमुख राजवंशों की बात होती है तो यहाँ पर 5 वंशों के द्वारा यहाँ पर शासन स्थापित किया गया। तो पहला था पल्लव वंश, फिर आया राष्ट्रकूट वंश, उसके बाद आया चालुक्य वंश वातापी, उसके बाद आया चालुक्य वंश कल्याणी, उसके बाद आया आपका चोल वंश। अब मैं इसके अंतर्गत आपको डिटेल्स में काफी चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में डेफिनेटली उपस्थित होती है। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट होता है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था आपका सहविष्णु। आपको ये याद रखना है कि पल्लव वंश का संस्थापक था सहविष्णु और राजधानी थी मतलब कैपिटल कांची थी। क्वेश्चन ये पुट हुआ दोस्तों कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था, तो आपको पता होना चाहिए नरसिंह वर्मन प्रथम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का जो निर्माण था किस वंश के द्वारा किया गया, तो आपको यह भी पता होना चाहिए पल्लव वंश के द्वारा। और आपको क्वेश्चन पूछेगा कि किस शासक ने बनवाया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन ये भी पुट होता है कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो उसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, कांची के कैलाश मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखें ताकि आपको बुक्स में ज्यादा डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। आप केवल इस नोट्स के माध्यम से संक्षिप्त रूप से अच्छे पॉइंट्स को कवर करें जो एग्जाम के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। मैंने आपको क्या बताया, पल्लव वंश का जो शासन काल था वो 575 से 600 ईस्वी के मध्य में था। संस्थापक था सहविष्णु, राजधानी थी कांची और महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था पल्लव वंश का शासक था जिसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। क्वेश्चन अगर यह पुट कर दे कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो उसका नाम था नरसिंह वर्मन द्वितीय। एक क्वेश्चन यह पुट था दोस्तों कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो उसका नाम था अपराजित। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आपको जो मैंने सन लिखे हैं ना, ये सन एग्जाम में उपस्थित हुआ था। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, ये आपका दूसरे पे आता है राष्ट्रकूट वंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे एग्जाम में क्या उपस्थित हुआ था दोस्तों कि जो राष्ट्रकूट वंश है उसका शासन जो था वो कब स्थापित हुआ था, तो 752 ईस्वी में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इस वर्ष भी याद रखना है क्योंकि टीसीएस के द्वारा जो क्वेश्चंस आते हैं वो अब ज्यादा पुराने हो चुके हैं, तो इसलिए वो नए नए क्वेश्चंस को
प्रस्तुत करता है आपके समक्ष, इसलिए मैंने सारी की सारी जो मोर इन्फॉर्मेशन है वो आपके समक्ष रखी है। जब संस्थापक की बात होती है तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंती दुर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 752 ईस्वी में। और एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था जिसका नाम था कृष्ण प्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब मैं बात करूं कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो कि पल्लव वंश का शासक था। लेकिन जब एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण की बात होगी तो वो करवाया था आपका राष्ट्रकूट वंश का शासक था कृष्ण प्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजधानी भी पूछिए कई बार, मान्यखेट इसकी राजधानी थी। क्या नाम है? मान्यखेट। इसी प्रकार अंतिम शासक था कृष्ण तृतीय। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन ये एग्जाम में डेफिनेटली प्रस्तुत होता है कि एलोरा एवं एलिफेंटा मंदिरों का जो निर्माण था वो किस वंश में हुआ था या किस के शासनकाल में हुआ था? तो वो था आपका राष्ट्रकूट वंश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है कि एलोरा एवं एलिफेंटा जो मंदिरों का निर्माण हुआ वो किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रकूट वंश के काल में ही एलोरा एवं एलिफेंटा मंदिरों का निर्माण भी हुआ था। इस प्रकार हमने इसमें कहां पर तथ्य पर पहुंचे? संस्थापक थे दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के, और ये किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 752 ईस्वी में स्थापित हुआ। और एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था राष्ट्रकूट शासक ने जिसका नाम था कृष्ण प्रथम, और कैपिटल थी मान्यखेट, और अंतिम शासक थे कृष्ण तृतीय। और इसी प्रकार मैंने आपको बताया एलोरा एवं एलिफेंटा मंदिरों का जो निर्माण था वो राष्ट्रकूटों के द्वारा ही किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार मैं आपको बताता हूं चालुक्य वंश वातापी, एक होता है चालुक्य वंश कल्याणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चालुक्य वंश वातापी और चालुक्य वंश कल्याणी? इसमें आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा इस तथ्य के माध्यम से। जो चालुक्य वंश वातापी वाला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि जो कल्याणी वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको वातापी वाला इंपॉर्टेंट रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक संस्थापक था जिसका नाम था पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, इसका संस्थापक कौन सा? चालुक्य वंश वातापी वाला। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुट करेगा कि चालुक्य वंश के वातापी का संस्थापक कौन था, वातापी वाला ब्रैकेट में देगा आपको, तो आपको क्लिक करना होगा या सही विकल्प चुनना है पुलकेशिन प्रथम। तो पुलकेशिन प्रथम के द्वारा चालुक्य वंश वातापी की स्थापना की गई थी, लेकिन शक्तिशाला जो शासक था वो था आपका पुलकेशिन द्वितीय, और इसने दो उपाधियों को ग्रहण किया था जिसका नाम था दक्षिणापथेश्वर और परमेश्वर। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। और इसका एक अभिलेख में वर्णन मिलता है, वो है ऐहोल अभिलेख। इसको लिखा था रवि कीर्ति के द्वारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ऐहोल अभिलेख है वो किससे संबंधित है? वो है आपका पुलकेशिन द्वितीय से, और इसने दो उपाधियों को धारण किया था जिसका नाम था दक्षिणापथेश्वर और परमेश्वर। और जो ये ऐहोल अभिलेख है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पुट होगा कि जो ऐहोल अभिलेख है वो किस चालुक्य वंश के शासक से है, तो आपको सही विकल्प चुनना है पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ये ऐहोल अभिलेख। ठीक है, और इसको लिखा किसने था? रवि कीर्ति द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो उसके नीचे है कि नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो था वातापी कोंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने आपके समक्ष वही पॉइंट रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उसका नाम था वातापी कोंड। ठीक है फ्रेंड्स, कोई परेशानी तो नहीं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं चालुक्य वंश कल्याणी की। इसके संस्थापक थे तेलप द्वितीय। ठीक है, तो लेकिन चालुक्य वंश जब वातापी की बात करूंगा तो उसके संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम, और जब चालुक्य वंश कल्याणी की बात करूंगा तो उसके संस्थापक थे तेलप द्वितीय। इनकी राजधानी थी मान्यखेट। मान्यखेट मैंने आपको ऊपर भी बताया था किसकी राजधानी है? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट, और चालुक्य वंश कल्याणी की भी कैपिटल थी मान्यखेट। और यहाँ का सबसे प्रतापी शासक था जिसका नाम था विक्रमादित्य षष्ठ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पुट कर सकता है कि चालुक्य वंश जो कल्याणी वाला है उसका सबसे ज्यादा प्रतापी शासक कौन है? तो उनका नाम है विक्रमादित्य षष्ठ। और इसके दरबार में दो व्यक्ति रहते थे जिसका नाम था विल्हण और विज्ञानेश्वर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा अपनी अपनी रचनाएं लिखी गई थी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पुट होएगा कि विक्रमादेव चरित्र की रचना किस चालुक्य वंश के द्वारा की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए ये विल्हण के द्वारा लिखी गई थी विक्रमादेव चरित्र की रचना। ठीक है, और विज्ञानेश्वर ने लिखी थी मितासरा की रचना। ठीक है, तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको क्या बताया, एक है आपका चालुक्य वंश वातापी वाला, एक है आपका चालुक्य वंश कल्याणी वाला। जो चालुक्य वंश कल्याणी वाला है उसका जो संस्थापक है वो तेलप द्वितीय है, और उसका है आपका पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, इसकी कैपिटल है मान्यखेट। ठीक है, और प्रतापी शासक कौन सा है? विक्रमादित्य षष्ठ। और इसके दरबार में दो व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था विल्हण, एक था विज्ञानेश्वर। और विल्हण ने कौन सी रचना लिखी थी? उसका नाम था विक्रमादेव चरित्र, और विज्ञानेश्वर ने लिखी थी मितासरा की रचना। क्वेश्चन ये पुट कर दिया मितासरा की रचना किसने की, तो आपको पता होना चाहिए विज्ञानेश्वर ने। क्वेश्चन ये भी पुट कर सकता है कि विक्रमादेव चरित्र की रचना किसने की, तो वो किया था विल्हण ने। ठीक है फ्रेंड्स, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। अब आ जाते हैं हम गुप्तोत्तर काल। जब गुप्तोत्तर काल की बात होती है तो यहाँ पर दो वंश आए,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक था आपका वर्धन साम्राज्य, एक था आपका पाल वंश। पहले हम वर्धन साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद आएंगे पाल वंश पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वर्धन साम्राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो हर्षवर्धन के द्वारा वर्धन साम्राज्य की स्थापना की थी और 16 वर्ष की अवस्था में यह गद्दी पर बैठ गया था और इसने एक उपाधि को धारण किया था जिसका नाम था शिलादित्य। मैंने इनको हाईलाइट्स इसलिए किया है ताकि आपको आसानी से सभी चीजों का ज्ञान हो जाए। और राजधानी की जब मैं बात करूंगा तो थानेश्वर थी, किंतु बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। पहले जो राजधानी थी या कैपिटल थी वो थी थानेश्वर, लेकिन उसको हर्षवर्धन ने बाद में कन्नौज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके दरबार में एक व्यक्ति रहता जिसका नाम था बाण भट्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसने एक रचना की थी हर्षचरित की। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जो बाण भट्ट था वो हर्षवर्धन का राजकवि था और ये इसने एक रचना की थी जिसका नाम था हर्षचरित। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपसे कुछ बात करूं, हर्षवर्धन के द्वारा भी कुछ नाटक रचनाएं लिखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक थी नागानंद, दूसरी है रत्नावली, तीसरी है प्रियदर्शिका। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन ने लिखा था नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये क्या थी? ये नाटक रचनाएं थी, ये लिखी थी हर्षवर्धन ने, जिसकी स्थापना की थी वर्धन साम्राज्य की। किसने किया था? हर्षवर्धन ने। ठीक है, लेकिन बाण भट्ट ने जो लिखी थी रचना उसका नाम था हर्षचरित्र। और जो चीनी यात्री मैंने आपको कई बार बताया था हुएनसांग, वो किसके शासनकाल में आया था? तो वो हर्षवर्धन के शासन काल में ही आया था आपका चीनी यात्री। एक क्वेश्चन यहां से ये पुट होता है, एक और चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहयान, वो किसके शासन काल में आया था? तो वो आया था आपका चंद्रगुप्त काल में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था आपका फाहयान। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक युद्ध हुआ था, इस युद्ध को डिस्कस करना जरूरी है। ये था दोस्तों, ये हुआ था आपका हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, मतलब ये था आपका चालुक्य वंश से और ये था आपका वर्धन साम्राज्य से संबंधित। ठीक है, जब बात होती है, ये नर्मदा नदी के किनारे पर लड़ा गया था और 630 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें जो विजय हुई थी वो पुलकेशिन द्वितीय की। कौन था ये? चालुक्य वंश, वातापी वाला, और हार हुई थी हर्षवर्धन की। ठीक है, तो आपको ये युद्ध पता होना चाहिए। ये युद्ध हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, जिसमें विजय हुए पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश से संबंधित थे। नर्मदा नदी के किनारे पर लड़ा गया था और पराजित हुए थे हर्षवर्धन 630 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपके समक्ष सभी पॉइंट्सों को आसानी से रखा है। जैसे कि जो स्थापना थी वो हर्षवर्धन ने की और 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ गया था। इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था शिलादित्य और राजधानी थी थानेश्वर, लेकिन बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया। इसी प्रकार मैंने आपको बताया जो बाण भट्ट था वो हर्षवर्धन का राजकवि था और इसके द्वारा एक रचना लिखी गई थी जिसका नाम था हर्षचरित। इसी प्रकार दोस्तों हर्षवर्धन की कुछ प्रमुख रचनाएं भी थी, जैसे मैंने आपको बताया नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। एक चीनी यात्री आया था हुएनसांग, वो किसके काल में आया? तो हर्षवर्धन के शासन काल में ही चीनी यात्री आया था हुएनसांग। एक मैंने आपको बताया फाहयान, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। एक युद्ध हुआ था, मैंने ये भी बताया आपको, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में विजय रहे थे पुलकेशिन द्वितीय। नर्मदा नदी के किनारे पर युद्ध हुआ था 630 ईस्वी में और पराजित हुए थे आपके हर्षवर्धन। इसी प्रकार मैंने आपको क्या बताया। अब हम करेंगे पाल वंश को। तो पाल वंश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 750 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और 752 में किसकी हुई थी? मैंने क्या बताया था? राष्ट्रकूट वंश की। इसी प्रकार पाल वंश की स्थापना हुई थी 750 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे गोपाल और वर्ष 750 ईस्वी में राजधानी थी मुंगेर और अनुयायी था ये बौद्ध धर्म का। कौन? गोपाल। जो गोपाल था वो किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और बौद्ध धर्म को मैंने ऊपर बड़ी डिटेल्स में समझाया है। इसी प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको थोड़ा शो किया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनका नाम था धर्मपाल। तो धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तो पाल वंश का संस्थापक था, ये था आपका धर्मपाल। ठीक है, संस्थापक था गोपाल, लेकिन इस एक शासक और था पाल वंश का जो था, जिनका नाम था धर्मपाल। इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसलिए मैंने दोस्तों उसको हाईलाइट किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के माध्यम से। और शक्तिशाली शासक था पाल वंश का, उनका नाम था देवपाल। इसी प्रकार मैंने आपको क्या बताया, पाल वंश के अंदर इसकी स्थापना 750 ईस्वी में हुई। स्थापना की थी गोपाल ने, संस्थापक मतलब गोपाल ने, वर्ष 750 ईस्वी में। कैपिटल थी मुंगेर, अनुयायी था बौद्ध धर्म का। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी धर्मपाल ने। और शक्तिशाली जब शासक की बात की जाएगी तो वो था आपका देवपाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता लगा होगा कि गुप्तोत्तर काल में दो वंश थे, एक था आपका वर्धन साम्राज्य, एक था आपका पाल वंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफी फैक्ट के साथ इसको हमने कवर किया है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है चोल वंश। जब चोल वंश की बात आती है तो संस्थापक कौन था चोल वंश का? तो ये था आपका विजयालय। इसका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम
डेफिनेटली ये पूछेगा। चोल वंश दोस्तों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, जब राजधानी की बात होती है तो राजधानी थी आपकी तंजौर या उसको बोलते हैं तंजावुर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि नरकेसरी की उपाधि से किस चोल शासक को मिली थी, तो वो था विजयालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये डालेगा, नरकेसरी की उपाधि से किस चोल शासक को प्रदान किया गया, तो वो था आपका विजयालय। ये कौन था विजयालय? चोल वंश का संस्थापक। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना था कि किस चोल राजा या शासक ने उत्तरी श्रीलंका तथा मालदीव पर अधिकार कर लिया था, तो वो था आपका राजराजा प्रथम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चोल शासक था जिसने उत्तरी श्रीलंका और मालदीव पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है, राज राजा प्रथम। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये बना था एग्जाम में कि गंगकोंड की जो उपाधि थी वो किस चोल राजा ने धारण की थी, तो उनका नाम है राजेंद्र प्रथम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको समक्ष रखे हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपके समक्ष सारे फैक्ट्सों को रखा है। इसी प्रकार जब मैं अंतिम शासक की बात करूंगा तो वो थे राजेंद्र तृतीय। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये भी था कि इस वंश की प्रमुख विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। वेरी इंपॉर्टेंट। और उत्तरा मेरूर अभिलेख में स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन ये पुट होता है कि उत्तरा मेरूर अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है, तो स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन उल्टा भी कर सकता है कि स्थानीय स्वशासन की जो जानकारी मिलती है वो किस अभिलेख से मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तरा मेरूर अभिलेख से हमें स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंश था, इसलिए मैंने आपके समक्ष रखा। संस्थापक था विजयालय, राजधानी थी तंजौर और तंजावुर, और नरकेसरी की उपाधि से किस चोल शासक को मिली थी, वो थी आपकी विजयालय को। ठीक है, और किस चोल राजा ने उत्तरी श्रीलंका और मालदीव पर अधिकार कर लिया था, तो वो था आपका राज राजा प्रथम। और गंगकोंड की उपाधि किस चोल राजा को मिली, तो वो था आपका राजेंद्र प्रथम। और अंतिम शासक की जब बात की जाती है तो वो थे आपके राजेंद्र तृतीय। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि इस वंश की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी स्थानीय सुशासन। और उत्तरा मेरूर अभिलेख में किस चीज की जानकारी मिली, तो स्थानीय सुशासन की। या स्थानीय सुशासन की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, तो वो मिलती है उत्तरा मेरूर अभिलेख में। ठीक है, तो हमने बड़ी ही तरीके से उसको कंप्लीट किया है, किसको? चोल वंश को। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अन्य वंश। अन्य वंश का नाम का मतलब क्या है? कुछ ऐसे वंश भी आए थे जहां से उनके संस्थापक और अंतिम शासक पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपके समक्ष रखे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा संक्षिप्त है लेकिन आपको केवल इसके संस्थापक पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि सेन वंश का संस्थापक कौन है, या कारकोट वंश का संस्थापक कौन है, या राजपूत वंश का संस्थापक कौन है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको अन्य वंश भी आपके समक्ष रखे ताकि कोई भी प्रश्न आए आप उसको ना छोड़ें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अन्य वंश, तो पहले आया सेन वंश, फिर आया कारकोट वंश, उसके बाद राजपूत वंश, उसके बाद आया गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके बाद आया आपका चौहान वंश, उसके बाद आया आपका परमार वंश, उसके बाद आया आपका चंदेल वंश। थोड़ी डिटेल सी मैंने आपके समक्ष लिखी है, पर मैं आपको समझाऊंगा, आप उसको आसानी से समझना। इसी प्रकार जब मैं संस्थापक की बात करता हूं, सेन वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे आपके सामंत सेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और राजधानी थी इसकी लखनऊ थी। और सेन वंश का अंतिम हिंदू शासक कौन था, ये एग्जाम में आया था एसएससी सीएचएसएल में, तो वो था लक्ष्मण सेन। ठीक है, तो सेन वंश का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। ठीक है, मैंने आपको उसके अंदर क्या चीज बताई कि इसका संस्थापक था सामंत सेन, कैपिटल थी लखनऊ थी, और सेन वंश का अंतिम हिंदू शासक बोलूंगा तो वो था लक्ष्मण सेन। इसी प्रकार आता है आपका नेक्स्ट कारकोट वंश। कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो था आपका दुर्लभ वर्धन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस प्रकार आपका आता है राजपूत वंश। राजपूत वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो था आपका पृथ्वीराज चौहान। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आया गुर्जर प्रतिहार वंश। इसको थोड़ा पढ़ेंगे। वैसे इसकी जो संस्थापक माने जाते हैं वो है हरिश्चंद्र, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक है वो था नाग भट्ट। इनका नाम आपको याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो था नाग भट्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको क्या बताया, गुर्जर प्रतिहार वंश का वैसे हरिश्चंद्र को माना जाता है, लेकिन जब वास्तविक संस्थापन की बात होती है तब नाग भट्ट को माना जाता है। तो आप नाग भट्ट को चुनेंगे मेरे प्रेफर के अनुसार, क्योंकि नाग भट्ट सही ज्यादा विकल्प रहेगा। चौहान वंश की जब बात होती है तो वासुदेव ने चौहान वंश को स्थापित किया था, और अंतिम शासक थे चौहान वंश के, उनका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं पृथ्वीराज ये क्या था, इन्होंने एक बुक लिखी थी चंद्रबरदाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो चंद्रबरदाई ने एक बुक लिखी थी पृथ्वीराज। ये लेखक थे कौन, पृथ्वीराज। इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज को लिखा था चंद्रबरदाई ने। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको बता देता हूं। और तराइन के दो युद्ध हुए थे, 1191 और 1192।
यह हुआ था पृथ्वीराज चौहान के मध्य में और मोहम्मद गौरी के मध्य में। पहले में विजय हुए पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद 1192 में दोबारा युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध बोला जाता है। इसमें आपका मोहम्मद गौरी विजय रहा। पहले जीता पृथ्वीराज चौहान और दूसरे युद्ध में विजय रहा मोहम्मद गौरी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मैंने आपके समक्ष पॉइंट बताए हैं। तो मैंने आपको चौहान वंश के बारे में क्या बताया, संस्थापक थे वासुदेव, अंतिम शासक थे पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वी राष्ट्रों को लिखा था चंद्रबरदाई ने। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और तराइन के दो युद्ध हुए थे 1191 और 1192। प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय युद्ध था 1192 में। और युद्ध किन के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और पृथ्वीराज चौहान विजय रहे प्रथम युद्ध में और दूसरे युद्ध में विजय रहे मोहम्मद गौरी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार मैं आपको क्या बता रहा था, नेक्स्ट हमारा चल रहा था। और हाँ, ये चीज आपको याद रखना है, जो चौहान वंश है शक्तिशाली शासक कौन था इसका, तो वो था आपका मिहिर भोज। और अंतिम शासक की जब बात की जाती है तो वो था आपका यशपाल। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपको सारी की सारी चीजें डिटेल्स में याद रखनी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा परमार वंश की ओर। परमार वंश के संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम था उपेंद्र और शक्तिशाली शासक थे भोज। और मंदिर बनवाया था उन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परमार वंश के संस्थापक कौन थे, उपेंद्र और शक्तिशाली शासक थे भोज। और इन्होंने ही एक मंदिर बनवाया था जिनका नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। ठीक है, और लास्ट में आता आपका चंदेल वंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चंदेल वंश कब आया था, 831 ईस्वी में। और इसके संस्थापक थे नन्नुक। ठीक है फ्रेंड्स, तो नन्नुक ये संस्थापक थे चंदेल वंश के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपके समक्ष रखे हैं। थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगा पढ़ने में, पर आपको डेफिनेटली याद करना है। इसलिए मैंने सभी चीज़ों को बड़ी ही हाईलाइट तरीके से किया है ताकि आपको सभी चीज़ें आसानी से याद रहे। सेन वंश, कारकोट वंश, राजपूत वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, परमार वंश और चंदेल वंश। और डिटेल्स मैंने लिखा हुआ है, पीडीएफ उसको डाल देंगे तो आगे पढ़ लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों कुछ हम बात करेंगे प्रमुख विदेशी यात्री। प्रमुख विदेशी जब यात्री की बात की जाती है तो इसके अंतर्गत जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं तो वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी डाले हैं ताकि एग्जाम में अगर वहां से क्वेश्चंस आए तो आप उसको आसानी से सही विकल्प चुन सकें। जैसे कि जब मैं प्रमुख विदेशी यात्री की बात करूंगा तो ऊपर तो मैंने वैसे आपको पढ़ा दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा डिटेल्स में और लेकर जाऊंगा। जैसे कि मूल देश की जब बात की जाएगी तो मेगास्थनीज किस देश का था, तो वो था आपका यूनानी। ये किस वर्ष आया था, तो 305 ईसा पूर्व में। और किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगास्थनीज। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका डायमैकस। डायमैकस ये सीरिया का व्यक्ति था और ये 298 ईस्वी में आया था। ये आया था बिंदुसार के काल में। बिंदुसार कौन है, मैंने आपको ऊपर बताया भी था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और डायमैकस आया था बिंदुसार के शासनकाल में। और ह्वेनसांग मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 630 ईस्वी में। ठीक है, और फाह्यान मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। वर्ष इसका निर्धारण नहीं है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है इसिंग। ये चीनी यात्री था, ये 675 ईस्वी में आया था, लेकिन कोई किसके शासनकाल में आया ये गिवन नहीं है। ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए जो मैंने आपको हाईलाइट किए वो तो आपको डेफिनेटली याद करना है। मार्को पोलो ये किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था कापाल। ये पांड्य शासक था, इसके शासनकाल में आया था मार्को पोलो 1288 ईस्वी में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको प्रमुख विदेशी यात्री बताए हैं, पहला मेगास्थनीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूनानी था, 305 ईसा पूर्व में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। डायमैकस ये सीरिया का व्यक्ति था, 298 ईस्वी में आया था बिंदुसार के शासनकाल में। इसी प्रकार ह्वेनसांग की बात होती है, चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया 630 ईस्वी में। फाह्यान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में और मार्को पोलो आया था कापाल। ठीक है, पांड्य शासक था, इसके शासनकाल में आया था 1288 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपके समक्ष कुछ रखूंगा संवत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है संवत से। ठीक है, तो संवत का मतलब मैं आपको बताता हूं आगे क्या होता है कि महत्वपूर्ण संवत एवं उनके प्रवर्तक, कौन कौन से संवत निकाले कौन से शासक ने, तो वह इंपॉर्टेंट है। और भारत में कौन से संवत को अपनाया गया है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं समय, संवत और प्रवर्तक। समय की जब बात की जाएगी तो 57 ईसा पूर्व में एक विक्रम संवत को लाया गया था। इसको लाया कौन था, तो वो था मालवा नरेश विक्रमादित्य। ठीक है, तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में आया और मालवा नरेश विक्रमादित्य के द्वारा लाया गया। और 78 ईस्वी में आया था शक संवत, ये कनिष्क के द्वारा लाया गया था। और भारत में हम इसी संवत को अपनाते हैं, मतलब कैलेंडर
कैलेंडर। ठीक है, आप समझे? तो जो हमारा कैलेंडर चल रहा है वो इसी के द्वारा चल रहा है। ठीक है, शक संवत के द्वारा, जो कि कनिष्क के द्वारा लाया गया था 78 ईस्वी में भारत में। ठीक है, एक आया था आपका 248 ईस्वी में जिनका नाम था कलचुरी। ये लेके कौन आए थे? ईश्वर सेन। ठीक है, तो कलचुरी संवत आया था, इसको लेके आए थे ईश्वर सेन। इसी प्रकार मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा लाया गया था क्या? गुप्त संवत। कब लाया गया था? 319 और 20 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार आया था 606 ईस्वी में हर्ष विक्रम संवत, ये लेके आए थे हर्षवर्धन। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 1076 ईस्वी में चालुक्य विक्रम संवत, इसको लेके आए थे विक्रमादित्य षष्ठ। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है 1119 ईस्वी में आया था सेन संवत, इसको लेके आए थे लक्ष्मण सेन। ये कौन था? अंतिम हिंदू शासक था। किस वंश का? सेन वंश का। ठीक है, और सेन वंश का संस्थापक कौन था? समान सेन। इसी प्रकार आपका आया था 319 ईस्वी में वल्लभी संवत, इसको लेके आए थे वल्लभ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत आया, इसको लेके आए थे मालवा नरेश विक्रमादित्य। एक आया था आपका 78 ईस्वी में शक संवत, इसको लेके आए थे आपके कनिष्क। उस प्रकार दोस्तों गुप्त संवत आया था 319 या 20 ईस्वी में, जिसको लेके आए थे चंद्रगुप्त प्रथम। इसी प्रकार 606 ईस्वी में आया था हर्ष विक्रम संवत, हर्षवर्धन लेकर आए थे। और 1076 ईस्वी में आया था चालुक्य विक्रम संवत, इसको लेके आए थे विक्रमादित्य षष्ठ। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार 1019 ईस्वी में सेन संवत आया था, लक्ष्मण सेन लेकर आए थे। और 319 ईस्वी में आया था एक और वल्लभी संवत, जिसको लेकर आए थे वल्लभ। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो सेशन था प्राचीन भारत का, बड़े ही बेहतरीन तरीके से और काफी डीप नॉलेज के साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से इसको समाप्त किया जा रहा है। तो आशा करता हूं आपको यह सेशन बहुत पसंद आया होगा। इसमें हमने कवर किया प्राचीन भारत को। अब हमारी अगली जो सीरीज आएगी वो रहेगी मध्यकालीन भारत, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे आधुनिक भारत, और जो हमारा चौथा सेशन रहेगा वो रहेंगे मिक्स क्वेश्चन, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपके आधुनिक भारत से जबरदस्त क्वेश्चन आपके समक्ष रखे जाएंगे, जिससे आपका दिमाग खुलेगा। तो दोस्तों यह सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। बड़ी ही मेहनत से आपके लिए सेशन को बनाया गया है, तो आप इस सेशन को डेफिनेटली देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। मेन पॉइंट्स के साथ इसको कवर किया गया है, जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों इस सेशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि कम समय में, ताकि आपको किसी पुस्तक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आप कम समय में अच्छा ज्ञान को बटोर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा इमरजेंसी कॉल था इसलिए मैंने काट दिया। तो मैं आपको क्या बता रहा था, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है इस वीडियो को देख रहा है या उसका थोड़ा अच्छा लगता है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मुझे भी हर प्रकार से पता रहे कि किस व्यक्ति को कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं समझ आ रहा। तो दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा था, इस प्रकार से जो हमारा सेशन था प्राचीन भारत का यहाँ पर आज समाप्त होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो आएगा मध्यकालीन भारत। ठीक है, उसको और बढ़िया तरीके से बनाया जा रहा है, हाईलाइट करके। ठीक है, ताकि आपके लिए सभी सुविधाओं का सम्मान मिल सके। और दोस्तों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और एक बात आप सुनते जाइए, अगर पीडीएफ जिन व्यक्तियों को चाहिए होता है, जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए होता है, तो स्टेनो सक्सेस मंत्रा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर वो ज्वाइन हो सकता है। ज्वाइन होने के बाद उसे सभी प्रकार की वीडियो और सभी प्रकार की पीडीएफ का सम्मान मिलेगा और सभी प्रकार की वीडियो और पीडीएफ को उसको उपलब्ध हो पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।